Okay, hi everyone. So we'll continue with our next session. Okay, so in this session also हम लोग इस सेशन में बेसिकली प्रॉब्लम सीखेंगे. ओके, ऑन योर फोर्स कंसेप्ट. ओके, सो ये आपके लिए एक स्टेप अब होगा. जैसे कि मैंने बोला था पहले हम लोगों ने एक्जैक्टली बेसिक्स के ऊपर प्रॉब्लम किए थे जो बहुत ही बोर्ड लेवल के ऊपर होते हैं. ओके, तो इससे थोड़ा और ऊपर. ओके, तो एप्लीकेटिव और थोड़ा एंट्रेंस से थोड़ा नीचे. ओके, तो ये आप डेफिनेटली स्किप मत करना क्योंकि इसके बाद हमारा एंट्रेंस का कंसेप्ट होगा. ओके, मीन्स आई विल बी टेकिंग नीट एंड ऑल. ओके, सो अभी मैं इसका अभी एक क्वेश्चन आप पढ़िए. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, यू कैन पॉज द वीडियो डेफिनेटली एंड यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ओके, सो आई जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स. ओके, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो आपके चार्जेस है ऐसे जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब जिसका वैल्यू इक्वल है, मतलब क्यू का वैल्यू सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड्स बोला. देखो, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ आर एंड एट द डिस्टेंस ऑफ आर, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है. ओके, तो हम लोग फोर्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, राइट. सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द कूलम्ब्स लॉ. ओके, बिटवीन द टू चार्जेस आर डिस्टेंस एट द डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर. तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहे हैं. ओके, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट. तो ये रिपल्शन आपका एफ से एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं, ऐसे उसका मतलब बोल रहे हो. ओके, इफ द चार्जेस आर हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड. अच्छा, तो ये मैंने आपको बोला है कि कभी भी आपके अगर पैरामीटर्स ऐसे दिए होते हैं और अगर आपके पैरामीटर्स को आप चेंज कर रहे हो तो उसको डैश ले लो. ओके, तो पहले वो बोल रहा है कि ओके, सो आई जस्ट ऐड हो गया. तो उसने बोला ओके, द न्यू केस चार्जेस हाफ बोल रहे हैं. देखो, चार्जेस हाफ के मतलब डैश मतलब न्यू मैंने बोला, याद है. तो चार्जेस का वैल्यू हाफ करो, सो क्यू ये इसको हम लोग ए बोलेंगे. ओके, और ये बी बोलेंगे. सो यहाँ पे क्यू ए और क्यू बी का वैल्यू इक्वल था पहले स्टार्टिंग में. अभी क्या है, क्यू ए का वैल्यू है हाफ किया चार्ज, सो इसका वैल्यू हाफ किया है. वैसे ही क्यू बी का भी वैल्यू हाफ किया है, क्यू बी का वैल्यू हाफ किया है, मतलब दोनों का चार्ज हाफ किया है. देखो, आपको डेफिनेटली आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोल रहे हैं. देखो, इफ द चार्जेस आर हाफ, मतलब दोनों का चार्ज जो है ना वो हाफ किया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था ना, मतलब ये आपको हम लोग इसको डैश डालेंगे क्योंकि मैंने बोला है आपका चेंजेस हुए हैं ना, चेंजेस करते हैं आप तब हमेशा डैश डाल दीजिए. ओके, जब भी आप चेंजेस करोगे ना तो प्लीज डैश डालो ताकि आपको ठीक से समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो. क्या, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ ओरिजिनल से रिलेशन होगा. ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी क्वेश्चन किया था तभी बताया था. ओके, इफ द चार्जेस आर हाफ, चार्ज का वैल्यू हाफ क्या है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो ये जो आर का डिस्टेंस था ना वो आर डैश हुआ है, वो डिस्टेंस डबल के है, मतलब ये जो आर है ना उसका भी वैल्यू उसने चेंज किया है, डिस्टेंस दोनों के बीच में डबल किया है. ओके ओके, ठीक है. देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज डैश. तो इन दोनों के बीच में अभी न्यू फोर्स क्या होगा. ओके, तो एक काम करो, आप पहले ये सॉल्व करो. कैसे करोगे, पहले फोर्स ओरिजिनल देखो क्या था, 1/4πε0. ओके, क्यू ए क्यू बी का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो ये आपका ओरिजिनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, राइट. ये आपका ओरिजिनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो, ये होगा 9 × 10⁹. तो इसको सब्स्टिट्यूट आप मत करो, लेकिन आप बोलोगे सर क्यों सब्स्टिट्यूट ना करें, क्योंकि इसमें आपको वैल्यूज दिए नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशन के बारे में पूछा है. तो डायरेक्टली आप सिर्फ क्यू ऐसे ही डालो और आर डालो, ये 9 × 10⁹ मत डालो, उसका कुछ फायदा नहीं. तो ये मैं ऐसे ही रखता हूँ. ओके फाइन, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा क्यू, इसका भी आंसर आएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो इसका आंसर बेसिकली आएगा 1/4πε0. सो सम पीपल दे डायरेक्टली राइट 1/4πε0 एस के, वो भी चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन मैं हमेशा ये लिखता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला बेसिक याद रहे. ओके, नहीं तो के का मतलब कभी कभी थोड़े बच्चे इस के से भी ये होते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं ना, तो मैंने देखा है ऑफन बच्चे ऐसे करते समय. ओके, सो अभी मैंने ये आपका आंसर पहले एफ लिखा, तो एफ का वैल्यू ये आ गया. अभी चलो, अभी चेंजेस डालो और एफ का वैल्यू न्यू फोर्स पूछा है ना, मतलब फोर्स से चेंज हो रहा है. देखो, जो क्वांटिटी चेंज हो रही है उसको हमेशा डैश डाल दो. मैं आपको इतना जैसे बोलता हूँ ना, आप वैसे करो. वो शायद सी आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू क्रैक यूजिंग दिस सेम कांसेप्ट योर नीड क्वेश्चंस एंड ऑल, एंड यू विल बी लाइक यू विल लाइक शॉक्ड. ओके, अरे सर ये तो आपने इतना आसानी से ट्रिक में बताया, तो वही तो चीज़ आपने यहीं भी कही. ओके, सो इतना आपको इजीली से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. ओके, वो भी नीड के क्वेश्चंस. ओके ओके, सो डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड. ओके, सो लुक एट दिस नाउ. ओके, तो अभी आपका फोर्स क्या बनेगा बोलो. सो आपका फोर्स जो है वो एफ डैश है, क्योंकि आपका फोर्स चेंज हो रहा है, राइट. सो चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब डैश का 1/4πε0 कभी चेंज हो सकता है क्या, ये कांस्टेंट चेंज हो सकता है. नहीं सर, वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता है. क्या आपका चार्ज उसने चेंज किया, हाँ चेंज किया. क्या दूसरा चार्ज भी चेंज किया, हाँ दूसरा चार्ज भी चेंज किया. क्या आपका डिस्टेंस चेंज किया, यस सर वो भी चेंज किया. वेरी गुड, सो सब कुछ चेंज किया. वेरी गुड. तो ये अभी आप ऐसे सॉल्व करो. तो ये क्यू ए का वैल्यू क्या है, Q/2 उसने किया है, हाफ किया है चार्ज. दूसरे चार्ज का वैल्यू भी हाफ क्या है.
और ये डिस्टेंस क्या है, डबल क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/4πε0। ओके, तो ये आपका बनेगा q²/4 और ये डिनोमिनेटर आएगा 4r², क्योंकि 2² 4 होता है ना, 4r² होता है। अभी देखो ये जो न्यूमेरिकल में डिवाइडेड क्वांटिटी है वो तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी ना, वो ऐसे होता है ना, ये छोटा गोल और ये बड़ा गोल, मैं ऐसे याद रखता था, बड़ा गोल और ये छोटा गोल ऐसे, तो अब आप भी वैसे ही याद रख सकते हो। ओके, सो ये ऊपर वाला ये नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये आपका आंसर रहेगा 1/4πε0 q²/r², और ये 4 4 जा 16 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो दैट विल बी 1/16, आई टेक इट सेपरेटली। अभी इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो ओरिजिनली f था ना, तो इसका आंसर हो गया f/16। सो डायरेक्ट आंसर है डी। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट, सो आंसर इसका हो गया डी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो कभी भी आपके और आपके पैरामीटर्स चेंज होते हैं तो ये आप ट्रिक याद रखना। ओके, ट्रिक यू रिमेंबर दैट पैरामीटर्स चेंज, पुट इट एज डैश। ओके, पैरामीटर चेंजेस के लिए आप डैश पुट कर दीजिए। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, फाइन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई विल जस्ट स्वाइप द बोर्ड, ब्रिंग द लिस्टर। ओके, फाइन। So I'll wipe the board. Till then, you will solve this next question. Okay, I'll just remove this. अरे सर. Okay, yeah. चलो ये करो आप। ओके, ये आप ट्राई करो। ओके, ये आप ट्राई करो क्वेश्चन। ओके, डोंट वरी टू मच, डोंट वरी, मैं आपको वैसे भी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो दिस यू विल ट्राई नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, you can pause or rewind the video and definitely write down the solution. Okay, if you can't see the question properly, then please zoom it little bit. Okay, you can definitely press on your mobile phone and zoom it. Okay, but the thing is that at least it's visible, right? Okay, so the thing is that you can read the question properly. Okay, so now let's continue with the next question. The question says two charges 2 coulomb and 6 coulomb are separated by a finite distance. दो charges है बोल रहा है 2 coulomb और 6 coulomb. So this is the second question in this case. 2 coulomb है और 6 coulomb है. ओके, दे आर लार्ज चार्जेस। ओके, सो इस केस में Q इक्वल टू एन मत लिख देना। ओके, क्योंकि Q इक्वल टू एन हम लोग तभी लेते हैं जब का n नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब पार्टिकल्स, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस दिया होता है और आपको चार्ज फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो इसमें चार्ज डायरेक्टली दिया है, कुलम दिया है ना, यूनिट मतलब चार्ज डायरेक्टली दिया है। ओके, फाइन, वेरी गुड। तो इसका ये Q A लेंगे हम लोग, इसको हम लोग Q B लेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू चार्जेस 2 coulomb and 6 coulomb आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस आ रहे हैं, लेट्स से। ओके, फाइन। अच्छा, अभी देखो, इफ अ चार्ज ऑफ -4 coulomb इज एडेड टू ईच ऑफ देम, वो बोल रहा है दोनों को -4 coulomb ऐड कर दो बोल रहे हैं। अच्छा, चलो कर देंगे। ओके, सो ये आपका न्यू केस अभी हम लोग लेंगे। ओके, तो दोनों के केस में वो बोल रहा है कितना चार्ज ऐड करने का, पहले तब 2 coulomb, उसके लिए उसमें कितना और ऐड करो, उसमें -4 coulomb। चलो, तो नेगेटिव साइन तो ये डालेंगे, तो इसमें -4 coulomb डालने से क्या होगा सर, आप लोग बहुत सिंपल है सर, +2 में से -4 में से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यस सर, सो आंसर इज -2 coulomb, इसका आंसर रहेगा। हेडिंग दिस पॉइंट, चार्ज 2 coulomb है, इसे इमेजिन करो, और चार्ज माइनस है। एक्चुअली वो ऐसे नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये तो लार्ज स्केल चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। ओके, सो इसका आंसर नेट आएगा -2, क्योंकि आपने इस 2 coulomb में -4 coulomb नेगेटिव चार्ज डाल दिया। ओके, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे सोच, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ओके, कि ऐसे 2 सोचो, एग्जैक्ट नहीं है वो। ओके, 2 में से आपने इसमें 4 डाल दी ऐसे। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपको 2 बचे, ऐसे भी आप सोच सकते हो, सोचो। ओके, ये क्योंकि हर एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 19 होता है, वो तो मैं आपको बता दिया। ओके, क्योंकि देयर विल बी सम पीपल लाइक हु विल बी सेइंग, "Oh, this source said something like this, that is wrong." Okay, later on. Okay, because some people who are like, there are other people who must have been watching my video just to find where if I'm making some mistake maybe. Okay, but the thing is that I'm not making mistake like that. I'm just trying to explain people. Okay, क्योंकि ऐसे थोड़े बंदे होते हैं ना, वो उनको हमेशा टॉक्सिक कमेंट्स करना पसंद है। ओके, लेकिन आप अंडरस्टैंड करो। ओके, और दूसरे केस में आपका 6 coulomb है चार्ज, जिसमें आपको कितना ऐड करने को बोला है, उसमें भी -4। सी इफ अ चार्ज ऑफ -4 coulomb एडेड टू ईच जो शब्द है ना, उससे आपको पता चलता है कि वो दोनों को ऐड करना चाहिए। ओके, तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर, तो इसमें भी आपने -4 coulomb किया, तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, इसका आएगा 4 में से 4 निकालो तो 2 coulomb हो गया। ओके, इसका मतलब इसमें जो आप ओरिजिनली जो आप अपने ये चार्ज में से ये ऐड किया, तो आपका न्यू कॉन्फिगरेशन ऐसा बनेगा ना। न्यू कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज -2 coulomb का। ओके, -2 coulomb का, और ये फिर भी आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा 2 coulomb का। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट, इसने डिस्टेंस को कुछ भी हाथ नहीं लगाया, तो डिस्टेंस का प्लीज डिस्टेंस को चेंज मत करो। ओके, तो अभी वो बोल रहा है कि द इनिशियल फोर्स इज 12 × 10⁻³ इनिशियल कौन सा है, ये तो न्यू केस हो गया ना, ये तो आपका स्टार्टिंग का केस था।
यस और नो? तो इनिशियल केस में जो फोर्स है वो बोल रहा है वो है 12 × 10⁻³ न्यूटन। अच्छा, तो इनिशियल फोर्स इतना था, तो ये फोर्स आपका चेंज होके कितना होगा वो पूछ रहा है। सी एडेड टू ईच ऑफ देम द इनिशियल फोर्स इज 12 × 10⁻³ न्यूटन विल चेंज टू व्हाट? जो इनिशियल इतना फोर्स है वो चेंज टू व्हाट होगा, मतलब वो चेंज कितना होगा। देखो इनिशियली अगर आपने देखा है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, तो ऑब्वियसली वो रिपेल कर रहे थे, यस ना? ये वो रिपेलिंग, तो ये अभी चेंज होके कितने हो गए, तो वो अभी चेंज होके क्या हो गए, तो ये तो ऑब्वियसली चेंज होके अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब डेफिनेटली श्योर है कि तो अट्रैक्शन का आंसर आ ही जाएगा। तो इसमें तो आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए ओके सॉल्व करते समय, क्योंकि आप देख सकते हो, आप क्लियरली देख सकते हो कि सर यहाँ पे दो पॉजिटिव का रिपल्शन था ओरिजिनली, तो अभी इसमें आपका अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन का ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब आइदर आपका सी नहीं तो डी, इस दोनों में से तो करेक्ट होना चाहिए। ओके, लेकिन आपका आंसर आप ढूंढोगे कैसे? ओके, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके एंट्रेंस के लिए आ ही गया, लेट्स सपोज ये एंट्रेंस के लिए आ गया, तो आप कैसे ढूंढोगे? तो आपको तो टाइम का लिमिटेशन होता है, देखो आपको पहले ही टाइम कम होता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है। ओके, तो आप यही सोचो कि आपके इस केस में, देखो मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ कैसे बच्चे सॉल्व करेंगे। सी ये फोर्स क्या होता है 1/4πε0, ओके, QA QB/r², नो? यस नो? आप बोलोगे हाँ सर। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे यही गलती करते हैं। देखो ये जो आपका फोर्स है वो F' हो गया न्यू, ये QA' हो गया न्यू चार्ज, ये QB' हो गया न्यू दूसरा चार्ज। तो इसमें गलती बच्चों की क्या होती है पता है आपको? मैं आपको वो बताता हूँ। देखो ये बच्चे वो बच्चे हैं जो अब फिर बाद में बोलेंगे कि सर मुझे टाइम नहीं मिला ओके एग्जाम के बाद। तो गलती ये लोग ये करते हैं कि पहले ही क्या करेंगे, ये QA के ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 कूलम, QB के 6 कूलम, 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ फोर्स के सब्स्टिट्यूट करेंगे और पहले R फाइंड करेंगे, और फिर बाद में ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये फिर बाद में ये R यहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आप बोलोगे कि सर यही तो प्रोसेस होता है ना, हमें बचपन में तो यही बताया था कि पहले एक्चुअली आप अननोन पैरामीटर फाइंड करो, और फिर बाद में जब आपको अननोन पैरामीटर ऐसे मिलता है 9 × 10⁻⁹, ये 2 6/r² में से ये जो अननोन पैरामीटर मिलता है उसको फिर बाद में आप यहाँ पे R की जगह पे R डाल दो, यहाँ पे -2 का ये करो ऐसे, और ऐसे इंटू 2 ओके, और ये R वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और ये सॉल्व करो। अरे नहीं, ऐसा मत करो, यही तो आपकी प्रॉब्लम है ओके। आप यही गलती करते हो क्योंकि आप टाइम को यू डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू टाइम ओके, और यही आपकी मिस्टेक बड़ी होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करने का ओके। सो डोंट डू दिस वे, डोंट पहले इसको इससे डिवाइड करके R फाइंड करो, वो R वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वो सॉल्व करो, ऐसे मत करो ओके। आप सिर्फ पैरामीटर जो चेंज होते हैं ना उनको ही देखो। तो आप लोग सर पैरामीटर चेंज हमें यहाँ से कैसे पता चले? अरे बहुत सिंपल है, कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है? Q का ही वैल्यू चेंज हो रहा है, देखो राइट। So don't go by traditional way. Nobody cares about your traditional ways. Okay. So do like this. Do the proportionality way. Okay. Okay. और comparing way. Okay. Look at this. अभी आप बोलोगे सर ये अभी क्या है? देखो आपको बताता हूँ मैं। अब के कौन से पैरामीटर्स हो रहे हैं चेंज? सिर्फ Q चेंज हो रहा है। तो अभी आप देखो, तो यहाँ पे ये तो प्रोपोर्शनलिटी हो गया। सो ये प्रोपोर्शनल हो गया QA QB, तो QA हो गया 2, QB हो गया 6। सो इसका आंसर हो गया फोर्स। कितना था फोर्स? फोर्स है 12 × 10⁻3। तो इसका मतलब है 12 × 10⁻3 प्रोपोर्शनल टू 6 हो गया, 6 × 2 ओके। अभी इसका फोर्स आपको पूछा है ना, तो इसका भी चार्ज के ही ऊपर चेंजेस हो रहे हैं ना, तो चार्ज को ही आप रिलेट करो। तो इसका फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये आपका हो गया -2 का कूलम, इसका मॉडुलस आपका फिर से 2 होगा और इंटू 2, तो इसका जो आपका चेंजेस आ रहा है वो आ रहा है 4। तो अब एक काम करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फ्रॉम 1 × 2 हो गया, फ्रॉम 1 × 2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आप लोगों से इतना सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है वो ओके। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे देख के भी कर सकते हो, 12 × 10⁻3 अपॉन इसके फोर्स के नीचे फोर्स डाल दो ओके। नहीं तो ये ऊपर डालेंगे हम लोग और ये नीचे डालेंगे, देखो ये ऊपर डालेंगे। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को डिवाइड करते हो ना तो बीच में इक्वल टू आता है, याद रखो, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना ओके। तो ये हो गया F'4 के हिसाब से, F के नीचे F के नीचे F, और ये हो गया आपका 12। तो 12 से कैंसिल, तो आंसर आपका F' आएगा 4 × 10⁻3। तो बहुत ही आसान सवाल है वो, ये तो मैं ऐसे ही बता सकता था। 12 यहाँ से ऐसे 12 कैंसिल करो तो आपका ये हो गया प्रोपोर्शनल टू 10⁻3 नो, तो मतलब आंसर आपका डायरेक्टली 4 होगा, तो 4 × 10⁻3 डायरेक्ट आंसर होता था ओके। लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने ये सब कुछ सॉल्व भी कर दिया ओके। सो बेसिकली जो कंसेप्ट चेंज हो रहा है, आप बोलोगे सर दिस इज सो सिंपल नो, एक्चुअली जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द वेरिएबल कंसेप्ट राइट, मतलब वेरिएबल पैरामीटर राइट। हाँ इतना ही है, और ये कंसेप्ट लेके मैं आपको डिफिकल्ट नीट के भी क्वेश्चंस कर रखूंगा ओके, जो कि नेक्स्ट सेशन में होंगे ओके। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियोस ओके। सो दिस आंसर इज 4 × 10⁻3, द ऑप्शन इज डी।
So I'll just write the option D over here. So because some people will still get confused otherwise. Okay, so option D. So जो D का जो डॉट होता है वो आपको मार्क करना है. Okay. Okay, if it is online then mark the option D. Okay, let's go to the next question. Okay. Okay, fine sir. Fine, I understood. Okay, great. Okay, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना. ओके, थोड़ा बहुत पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, राइट? पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो नहीं तो पॉज करके पढ़ो. ओके, पॉज करके पढ़ो. ओके, पॉज द वीडियो एंड सी अदरवाइज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. ओके, फाइन. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ओके, आई विल रब द बोर्ड टिल देन. ओके, रब द बोर्ड टिल देन. देखो, पैरामीटर्स वेरी हो रहे हैं तो फिर डायरेक्टली उनको ही इक्वेट कर दो. अगर नहीं वेरी हो रहे हैं तो फिर ठीक है, चलेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, द क्वेश्चन 3 सेज, ओके, दैट इज दिस क्वेश्चन. लेट्स सी, इसको हम लोग कुछ 3 बोलेंगे. आप जो चाहिए नंबर डाल दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके. ओके, टू सिमिलर मतलब दोनों सेम है. इसका तो मतलब डेफिनेटली आपको पता होगा सिमिलर. ओके, मतलब आइडेंटिकल जैसा हो गया वो. ओके, स्फीयर है, मतलब जो गोल होते हैं ना उनको स्फीयर कहते हैं हम लोग. ओके, आर चार्ज 10 यूनिट्स एंड -20 यूनिट्स. ओके, तो इसका मतलब है इसके ऊपर +10 चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऐसा. ओके, और इनके ऊपर है आपका नेगेटिव चार्ज. ओके, सो आई जस्ट ड्रॉ द फिगर वेरी नाइसली सो दैट यू अंडरस्टैंड. ओके, ये हो गया आपका 20 यूनिट्स. नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव. तो उन्होंने ऐसा कुलम विलम कुछ नहीं कहा है क्योंकि शायद वो किसी यूनिट को कुछ रेफर कर रहे होंगे. ओके, मीन्स लाइक ही मस्ट हैव बीन टेकिंग डायरेक्टली दिस एज कुलम. ओके, और मे बी ही इज टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनली विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन क्वांटिटी. ऐसे भी वो दे सकते हैं, लेकिन यूनिट्स बोलते हैं तो डायरेक्टली आप कुलम भी याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है. ओके. ओके, अभी देखो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो मतलब 2 मेटल स्फीयर है जिनके ऊपर उन्होंने ऐसे चार्जेस डाल दिए. ओके, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बॉडी इन कॉन्टैक्ट एंड अगेन सेपरेटेड टू द ओरिजिनल पोजिशन. ओके, तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट लास्ट क्लास में भी बताया था. जब भी आप 2 स्फीयर, 2 चीजें सेम, चिकन का एग्जांपल याद है आपके दोस्त ने लाए थे 10 पीसेस और आपने लाए थे 6 पीसेस चिकन के. तो जब आपने देखा कि आपके दोस्त ने 10 लिया तो आप उसके जगह बोला अरे अकेला खाएगा क्या, आप दोस्त है तो आप मेरा. तो उसने बोला तेरे पास कितने? अच्छा, तो 6 है. तो फिर उसने अपने दो आपको शेयर किए ना, ऐसा नो, मतलब जो एक्स्ट्रा 4 थे उसमें से. तो यहाँ पे भी वैसे होता है. मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने आपको ये बोला था कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो आप दोनों को टच करते हो. सो आफ्टर टचिंग मैंने आपको क्या बोला, और आफ्टर कॉन्टैक्ट मैंने आपको क्या बोला था कि चार्जेस दोनों के ऐड होके डिवाइड बाय 2 करने का. तो बहुत ही आसान है. तो ऐड करो इन दोनों को और डिवाइड बाय 2 करो. तो आप बोलोगे अच्छा सर ठीक है. ओके, यस. सो ये आपके 10 यूनिट्स और ये आपके हो गए -20. सो इसका ऐड करके डिवाइड बाय 2. सो इसका न्यू QA डैश क्या होगा? QA डैश न्यू. तो ये हो गया 10 - 20 डिवाइड बाय 2 होगा. तो इसका आंसर हो गया -10/2. तो इसका आंसर हो गया -5 यूनिट्स. तो ये दोनों के ऊपर होंगे. रिमेंबर दिस इज ऑन बोथ. सो ये QA डैश और QB डैश दोनों के ऊपर सेम होंगे. ओके, इन दिस केस बोथ आर इक्वल टू -5 यूनिट्स. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, क्योंकि मैंने बोला है जब भी आपका जो चार्ज ऐड करके आप डिवाइड बाय 2 करते हो तो वो दोनों के ऊपर आता है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नहीं तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज होंगे. हाँ सर, QA के ऊपर आ गया, QB के ऊपर क्या? अरे भाई वही आएगा. ओके, ऐड करने के बाद दोनों डिवाइड बाय 2 करने के बाद दोनों के ऊपर सेम ही आता है, हमेशा याद रखना. ओके, तो अभी इसके दोनों के ऊपर -5 यूनिट्स. हाँ, ये माइनस साइन को प्लीज मत भूलना क्योंकि ये बहुत ही मैटर करता है. ओके, ओके, फाइन. सो ये आपका अभी फाइनल केस. अभी उसने उसको टच किया, देखो दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट एंड अगेन सेपरेटेड टू द ओरिजिनल पोजीशन. मतलब जो पहले पोजीशन जितना था ना उतना ही उसने सेपरेट करके रखा. तो अभी क्या है, अभी दोनों तो -5 है तो दोनों अभी नेगेटिव बन गए ना. सो और स्फीयर भी आइडेंटिकल है. ओके, सो ये अभी -5 बन गए यूनिट्स और ये भी -5 यूनिट्स. या सुनो, या तो अभी दोनों का वैल्यू -5 बन गया. ओके, फाइन. सो ओरिजिनल द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द स्फीयर्स बिफोर एंड आफ्टर. रेशियो ऑफ फोर्स पूछा है, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग. रेशियो ऑफ फोर्सेस बोला है, मतलब इसका फोर्स बिफोर, तो इसका फोर्स कुछ हम लोग F1 लेंगे बिफोर कॉन्टैक्ट के पहले, और आफ्टर कॉन्टैक्ट के बाद ये कुछ F2 फोर्स लेंगे. तो इन दोनों का फोर्स आप सेपरेटली फाइंड करो, पहले टच करने से पहले और टच करने के बाद, और मुझे बताओ कि इन 4 में से ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा. ओके, तो देखो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे. F1 क्या होगा? 1/4πε0. ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे भी, लेकिन इसमें कंसेप्ट अच्छा है तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो, और ये आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप आइडेंटिकल स्फीयर्स के कंसेप्ट और अच्छे पढ़ते हो ना.
Okay, see, once you study all the problems, I'm going to soluble. Okay, now next session will be on NEET questions. Okay, beautiful, because people are always excited for this exam questions, right? So एग्जाम में सर आप कैसे करोगे? आपने ये तो पढ़ा दिया, ये तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन ये एग्जाम में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कितनी डायरेक्टली मैं आपको अप्लाई करने सिखाऊंगा. यू सी, ओके, यू लव इट. ओके ओके, तो इसका आंसर ये ऐसे होगा. तो ये तो वैसे आप देखो कौन से पैरामीटर्स चेंज हो गए. अगेन पैरामीटर्स क्या हो रहा है, सिर्फ चार्ज चेंज हो रहा है. देखो क्या हमारा डिस्टेंस चेंज हो गया? नहीं सर. तो फिर जो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है उसको कभी मत आप फॉर्मूला से सॉल्व मत करो. डोंट फाइंड दैट डिस्टेंस आर एंड डोंट डू दैट थिंग. ओके, जस्ट डू दिस वे. ओके, तो ये आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? तो ये तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन वैसे ही रहेगा. ओके, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है पूरा. ओके, F1 का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू QA मतलब 10, QB हो गया -20 का मॉड्यूलस भी आपका बनेगा +20. सो F1 का प्रोपोर्शनल होगा 10 × 20 मतलब 10 × 20 होगा. तो ये आपका एक हो गया कंसेप्ट मतलब कंडीशन. यस नो, ये आपको क्योंकि आपका सिर्फ चार्ज फोर्स का रेशियो पूछा है तो आप फुल करने की कुछ जरूरत नहीं, इतना ही देखो. ओके, क्योंकि वेरिएबल्स कौन से हैं? सिर्फ चार्ज के वेरिएबल्स है. तो वैसे यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स है? देखो आप यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट लिखता हूँ, आप चार्ज के वेरिएबल्स है ना, तो मैंने सिर्फ चार्ज के वेरिएबल्स लिखता हूँ. ओके, सो आई विल नॉट राइट अ फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. सो ये आपको बनेगा -5 × -5. तो ये आपका प्रोपोर्शनलिटी हो गया 5 × 5. अरे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया. यस सर, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड, बहुत आसान करके बताया मेरी बहन ने. ओके, अब एक काम करो, दोनों का बिफोर और आफ्टर. तो बिफोर पहले आना चाहिए ऊपर, तो बिफोर एंड आफ्टर. कभी कभी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, बिफोर और आफ्टर के बीच में आफ्टर को पहले लिखते हैं. क्योंकि बचपन में आप लोग जब कभी पढ़ते थे ना, तो आफ्टर की क्वांटिटी अपॉन बिफोर की क्वांटिटी, न्यू अपॉन ओल्ड, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते तो उनको वो हैबिट होती है. तो आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो ठीक से वापस एक बार देख लेना. ओके, सो द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द स्फीयर्स बिफोर एंड आफ्टर इज डैश. तो इसका आंसर आएगा बिफोर क्या है? बिफोर 10 × 20, आफ्टर क्या है? 5 × 5. अरे सर ये तो आज बहुत आसान हो गया. 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10. सो आंसर हो गया 8:1. नो, यस, आंसर इज 8:1. लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 8:1 आंसर ही नहीं है. ओके, तो आप क्या ये अपने क्या करेक्शन के लिए डाला है 8:1? नहीं. ओके, तो मैंने करेक्शन के लिए नहीं डाला है. एक्चुअली ये आंसर है ना, वो 8:1 जो है ना, ये मैग्नीट्यूड का बन गया 8:1. दिस द मिस्टेक द पीपल डू. ओके, अगर इन्होंने ऐसे बोला होता ना, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन द स्फीयर्स बिफोर रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, अगर एक क्वेश्चन में ऐसा होता रेशियो ऑफ, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड किया ना, हम लोग ने उनका वैल्यू फाइंड किया है, ये मैग्नीट्यूड बताता है. यही तो चीज है. देखो ये आसान छोटी छोटी चीजें होती है जो बच्चे एक्चुअली निग्लेक्ट करते हैं. जो देखो ये हो गया रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड किया. ये सुनो, क्या इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन लिया? हम लोगों ने इसमें तो डायरेक्शन नहीं लिया. तो डायरेक्शन के हिसाब से कैसे होगा? देखो इसके बीच में फोर्स होगा अट्रैक्टिव. कैन यू पीपल फील इट? ओके, आप देख सकते हो. ओके, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया अट्रैक्टिव, राइट? सो ये आपका F हो गया अट्रैक्टिव 1, और F2 के बीच में होगा रिपल्शन. तो इनका दोनों का डायरेक्शन देखो, तो अगर मैंने इसको डायरेक्शन वाइज लिखा ना रेशियो, तो ये ऐसे होगा. देयरफॉर F1 का मैग्नीट्यूड अपॉन F2 का मतलब डायरेक्शन, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया. ये आप ऐसे वेक्टर जैसे प्रॉपर लिखता हूं मैं. तो इस केस में क्या होगा? अगर इस केस में इसका डायरेक्शन ऐसे मैंने पॉजिटिव लिया तो ऐसे मेरा नेगेटिव होगा. मतलब F1 का और F2 का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना एक दूसरे का. तो अगर मैंने किसी एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगा. तो मतलब अगर मैंने ऊपर वाले को अगर पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाला ऑटोमेटिक नेगेटिव बन गया. इसलिए 8:2 मतलब -8:1 हो गया. समझ में आ रहा है? तो ये इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स है. ओके, सो आई विल जस्ट राइट दिस इन केस यू डोंट सी इट. कैन यू सी दिस थिंग? फिर आई विल सी. हाँ, आप लोग देख सकते हो. वेरी गुड. तो ये जो है ना, तो ये आपका वेक्टर्स है. अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो है ना वो आपका वेक्टर्स है. सो जब भी आप वेक्टर्स के इन टर्म्स लिखते हो ना ऐसे, तो प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स. इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स. तो आप जब वेक्टर्स के इन टर्म्स लिखते हो तो प्लीज आप साइन की भी ध्यान रखते ना, क्योंकि साइन कभी कभी आप देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी ऑप्शन होता, लेट्स से ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है, लेट्स से ये ऑप्शन है बी आपका, तो क्या बच्चे क्या करते थे? 8:1 को आपको टिक मार्क करके आते थे. 8:1 तब होता था आंसर जब उसने सिर्फ पूछा रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस. सॉरी, चार्जेस नहीं, फोर्सेस. ओके, गलती से चार्जेस लिख दिया मैंने, फोर्सेस. ओके, सो अगर रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस अगर होता था ना तो 8:1, दैट इज परफेक्टली करेक्ट. सी, दिस इज दिस कंसेप्ट. लेकिन अगर रेशियो ऑफ फोर्सेस ही बोला है मतलब वेक्टर का भी ध्यान रखना पड़ेगा. और वेक्टर में आपका डायरेक्शन मैटर होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपने फाइंड किया, इससे आपको मैग्नीट्यूड. वेक्टर का मतलब होता क्या है? उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है ना.
तो ये छोटी चीज़ जो डायरेक्शन है ना, वो आपको नहीं तो धोखा देती थी। ओके, तो बच्चे वही समझ में नहीं लेते कि वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। डायरेक्शन जो आप लेते हो तो आपको देखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में दोनों पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे तो डायरेक्टली इन्होंने दे दिया है, लेकिन अगर आपको आया मतलब जो नीट वाला बंदा है, कोई जो कोई पेपर सेट कर रहा है, तो अगर उनको ऐसा लगा कि नहीं इस बच्चे को तो मैं कंफ्यूज कर ही दूंगा, ओके इसको देखते हैं इसकी नॉलेज क्या है, तो इसमें 8:1 एक्चुअली उसने पर्पसली बी ऑप्शन डाला था, तो फिर आप डेफिनेटली वो बी ऑप्शन मार्क करके आते थे यहाँ से, और वो आंसर आपका गलत होता है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड का रेशियो रहता है। ओके, और ये आपको डायरेक्शन के टाइम पे ऐसे और ऐसे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आंसर इज 8:-1 और -8:1। तो एक का पॉजिटिव लिया तो दूसरे का ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। ओके, क्योंकि अगर ये होगा आपका आई कैप, जो मैथ्स में हम लोग आई कैप बोलते हैं, तो ये आपका बनेगा माइनस आई कैप, मतलब एक्स के डायरेक्शन में आई कैप होता है ना, तो ये आपका माइनस आई कैप है। तो देखो नेगेटिव तो आ ही गया ना। ओके, सो दैट मीन्स आंसर इज 8:1 बट -1। ओके, मैग्नीट्यूड्स बोलते हैं तो फिर ये करेक्ट। ओके, सो मैग्नीट्यूड का आंसर ये करेक्ट, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज नॉट विदाउट मैग्नीट्यूड मीन्स लाइक फुल फोर्स, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब पूरा वेक्टर जैसे दिखना होगा, दिस इज टोटल। ओके, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, understand this point? Okay, yeah, I think you will have understood this. Okay, let's go to the next question. Fine, yes sir, we understood. Okay, definitely do like the videos, huh? And also share with your friends. Okay, so I believe in my students a lot. Okay, and I only believe that only if the students understands this, then I don't need to like do some extra this how these other people are doing publicity and all. No. Okay, if student likes it, then students should share it. Okay, please do that thing. Okay, fine, done. Okay, very good. So that is the question number 3. Okay, let's go to the next question. Question number अभी हमारा है question number 4. ओके, सो अभी आप बोलोगे सर हाँ सर ये अभी हम लोग करेंगे। आगे चलो अभी आप ये करो, ये तो मतलब प्रीवियस के ही ऊपर थोड़ा बहुत ये है। ओके, आई विल वाइट द बोर्ड टिल देन। ओके, बट आई होप पीपल आर एंजॉइंग दिस लेक्चर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट इतना क्लियरली समझा है ना कि अगर आपने मेरा कंसेप्ट का वीडियो एक बार देख लिया, ओके एक बार अगर आपने मुझे मेरा कंसेप्ट का वीडियो दिखा, तो मैं बोलता हूँ कि मैं आपका नीट का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा उसी नॉलेज से। देखो आप देखो क्या मतलब आपको सिर्फ सोचने के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको कंसेप्ट कोई इतना क्लियरली बताता नहीं है। ओके, सो आई विल शो यू ओके हाउ टू सॉल्व इट, and even if they ask the difficult of the difficult question, then also I'll show you how to solve it. Okay, चलो next question के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ओके, मेरे केस में अभी इसमें तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ। द चार्जेस ऑन टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, आइडेंटिकल के बारे में है। अब लोग सर अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता, तो किसी के मन में तो ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि सर अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता तो फिर आपने एक भी अभी कंसेप्ट नहीं बताया, क्योंकि जब आइडेंटिकल नहीं होता है ना तो ये इस कंसेप्ट में आपको ये समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट जो है ना वो आपको इस लेसन में नहीं है, वो सेकेंड लेसन एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जो फर्स्ट लेसन के जो कंसेप्ट है ना वो मैं फर्स्ट लेसन में लेता हूँ, सेकंड के कंसेप्ट सेकंड में लेता हूँ, ताकि थोड़े बच्चे जो कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं तो कुछ भी रेफरेंस बुक अगर पढ़ते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने वैसे रखा है। ओके, सो आप प्लीज़ टेंशन मत लो, उस टाइम पे मैं वो भी बताऊंगी कि अगर एक स्फीयर बड़ा है और अगर एक स्फीयर छोटा है, अगर वो दोनों मिल गए तो कैसे होगा। जैसे बड़ा आपका दोस्त है और आप अगर छोटे हो, पतले हो, और आपने अगर टिफिन लाया जिसमें बहुत सारा खाना है और वो बंदा है तो उसने अगर अपने टिफिन में थोड़ा इतना ही खाना लाया, ओके, तो अभी वो आपको टिफिन के इंटरवल के टाइम पे देख रहा है, अरे भाई तू तो मेरा भाई है, अच्छा अब खाना क्या लाया, अरे चिकन, ये तो कौन ज़्यादा खाएगा, आप बोलो। तो मोटा है वही तो ज़्यादा खाएगा ना, क्योंकि वो बोलेगा कि अरे तेरा साइज़ क्या है भाई, क्या इतना पतला बड़ा लड़का है, तो चलो ये 2 पीस ले लो, बाकी के 10 मेरे को दे दो। ओके, तो ऐसा हो सकता है। तो वो कैसे आप डिवाइड करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे बताऊंगा कि आप यू विल लव इट। ओके, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल केस, बट आई टीच यू। ओके, फर्स्ट दैट थिंग राइट नाउ विल कम टू दिस कंसेप्ट। इसमें ये बोल रहे थे चार्ज ऑन टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ऑफ 40 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले के ऊपर चार्ज है 40 माइक्रोकूलम, अरे सर बहुत बढ़िया। सेकेंड के ऊपर है -10, तो इसका मैं नेगेटिव लिखता हूँ क्योंकि नेगेटिव है ना। ओके, सो ये बन गया आपका -10 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइन, वेरी गुड, एंड दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। अरे ब्यूटीफुल, दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। Okay, 2 meters, fine. How much and nature of force will act? How much मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बहुत सिंपल, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ओके, और नेचर ऑफ फोर्स पूछा है, तो आप बोलो इसमें नेचर कौन सा होगा, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव।
तो अभी आप तो मतलब ये तो परफेक्ट, ये तो बोर्ड लेवल से भी बहुत ही ईजी हो गया। ओके, तो ये अगर आपने ये देखा भी ना तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन फालतू हो गया। ओके, तो ये इसका आंसर डायरेक्टली कर दो, तो इसका आंसर तो अट्रैक्टिव ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको सोचने में, क्योंकि लड़का और लड़की जैसे एग्जाम्पल है, तो अट्रैक्टिव डायरेक्ट। तो ये मैंने भी आपको थोड़े बहुत बेसिक्स आपके इंप्रूव करने के लिए डाला है क्वेश्चन। अट्रैक्टिव मतलब बी और डी में से आंसर। ओके, तो अभी फोर्स फाइंड करो, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अपन फोर पैप्स नॉट क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर, राइट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर। ओके या फाइन, ओके वेरी गुड। तो ये आपका बनेगा 9 × 10⁻⁹, क्यू ए आपका बनेगा 40 × 10⁻⁶, क्यू बी डायरेक्टली लिखता हूँ, ये मॉड्यूलस ऑफ -10 का आंसर रहेगा +10। ओके, इसका ही रहेगा +10, इसको मत चेंज करना, वो गलती मत कर देना, कभी भी बच्चे छोटी मिस्टेक है। अभी सर आपने इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं किया, अरे ऑलरेडी एम के यूनिट में है भाई, 2 मीटर में। अच्छा, तो कुछ कन्वर्ट मत करो, 10⁻⁹ × 40 × 10⁻⁶ into 10 × 10⁻⁶। ओके, 2 स्क्वायर इज 4, 4 10 40। ओके सर, यस। सो अभी देखो ये 10:1 है, 1 है। ओके, तो आंसर क्या आएगा 9, तो इसमें 9 + 1 10, 11 में से -12, 11 में से -12, जो -1 बनेगा तो 0.9 आएगा आंसर। अट्रैक्टिव, राइट, अट्रैक्ट, यस, आंसर 0.9 अट्रैक्टिव। ओके, आंसर इज डी ऑप्शन। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, सो ये आपके फिजिक्स के लिए था। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, उसके बाद और भी क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो। ओके, इसके बाद और भी क्वेश्चन है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ओके, वेरी गुड। सो नाउ वी सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, गो ऑन डू इट। ओके, डू इट। ओके, ये क्वेश्चन नेक्स्ट कर दो। सो टिल देन आई वाइप दिस बोर्ड। ओके, रीड द क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग। तो अभी तो आपको आंसर आना ही चाहिए। ओके, ओके फाइन, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द 2 point charges 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ओके, वेरी गुड। 3 माइक्रोकूलम है आपके पास चार्ज। ओके, सो 3 माइक्रोकूलम है, ये 3 पॉजिटिव प्रोटॉन्स पर अज्यूम करना, मैंने सिर्फ वो ड्रॉ किया है, मैंने आपको बोला है क्या डिफरेंस होता है। ओके, वो Q = N ही होगा उसका, अगर 3 प्रोटॉन का ही चार्ज बोला तो। ओके, तो वो सिर्फ आपको समझने के लिए है, गलती मत कर देना वो वाली। ओके, मैं इतनी बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा, तो ये आपका क्यू बी है 8 माइक्रोकूलम। हाँ, नहीं तो सर ने ऐसे डाला, मतलब इसका मतलब ऐसा होता नहीं, नहीं नहीं। ओके, मैं मुझसे वो बोल रहा हूँ, सिर्फ वो कंपैरिजन दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि वो अच्छा दिखता है ना, क्योंकि ये 3 जैसे दिखता है नंबर, 8 जैसा दिखता है नंबर, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब माइक्रो का मतलब होता है वो बहुत बड़ा चार्ज है, तो 10⁻13, 10⁻14 इसके इन टर्म्स ऑफ दैट चार्ज विल बी। ओके, यू अंडरस्टूड, यू सॉ द प्रीवियस वीडियोस। ओके, ओके, इफ यू डिडंट सी प्लीज सी इट। ओके, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज ओवर हियर प्लीज गो एंड सी दोस वीडियोस। ओके, डोंट जंप ऑफ द कांसेप्ट्स। ओके, अभी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बोल रहा है वो 40 न्यूटन, ऑब्वियसली रिपल्शन होगा। ओके, रिपेल्स ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ओके, सो वो भी उन्होंने दे दिया है, सो फोर्स है 40 न्यूटन। ओके, वी अंडरस्टूड, फाइन। ओके, दिस लेट्स से दिस डिस्टेंस इज सम r। ओके, अभी वो क्या बोल रहा है देखो, इफ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। ओके, ये बिफोर का केस था, ठीक है, बिफोर सर। अभी आफ्टर, न्यू केस। ओके, आफ्टर। तो अभी बोल रहा है कि इफ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अच्छा, ठीक है, तो मतलब पहले था 3 माइक्रोकूलम और ये था 8 माइक्रोकूलम, तो इसमें आप कितना चार्ज ऐड कर रहे हो, -5 दोनों में। अरे सर ये तो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। यस, यू आर करेक्ट। ओके, यू आर करेक्ट। ओके, ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कैसे हो गया। 8 - 5 is 3। ओके, साइंस प्लीज आप देख ले लो, हाँ नंबर भी ठीक से लिख लेना। ओके, तो आपका न्यू केस हो गया, ये आपका बन गया 3 माइक्रोकूलम। ओके, ये आपका QB' और ये आपका QA' हो गया। अरे सर ये तो अभी बहुत ही आसान है, मीन्स नाउ यू विल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस थिंग देन गुड। ओके, यू विल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कांसेप्ट। अभी ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, ऑप्शन भी दे दिया, -10 + 10 20 -20। ओके, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या वैरी हो रहा है, देखो क्या वैरी हो रहा है, तो सिर्फ आपका चार्ज चेंज हो रहा है। कैन यू सी दैट थिंग, क्या आपका चार्ज चेंज हो रहा है। यस, क्या आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं सर, तो डिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी केस में मान ले लो, सिर्फ F इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस का ले लो। समझ में आ रहा है, तो अभी आपको डायरेक्टली समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी आपका बहुत ही आसान हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये फोर्स क्या हो गया, Q1 Q2 3 माइक्रोकूलम इंटू 8 माइक्रोकूलम, और इसका सर क्या होगा फोर्स F' का फोर्स प्रोपोर्शनलिटी QA' QB'। ओके, सो इसका आंसर रहेगा -2 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम, तो इसका आंसर रहेगा 2 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम, राइट। यस, ओके, इसका फोर्स क्या आएगा बोलो, सो बोलो, एक का अपॉन दूसरे ये है, ये फोर्स आपको दिया हुआ है ना 40, तो आपको दूसरे का पूछा है,
तो फ्रॉम 1 and 2 करो, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2. Okay, divide those things that you write on top so that you can see like this. Divide by 40 is equal to 2 into 2 माइक्रोकूलम into 3. अब आप बोले, थोड़े बच्चे बोलेंगे सर आपने माइक्रो कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो है, वहाँ पे माइक्रो है, तो कैंसिल तो होगा ही ना, क्योंकि आपको रेशियो से प्रोपोर्शनलिटी है ना वो, तो आपको वैसे भी कैंसिल तो करना ही पड़ेगा. ओके, सो प्लीज डायरेक्टली डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, टाइम इज वैल्यूएबल. ओके, टाइम इज वैल्यूएबल, वेरी मच वैल्यूएबल. माइक्रो कैंसिल, माइक्रो कैंसिल. सो आपका आंसर 3 कैंसिल, ये 4 जा, सो 4 10 जा. सो एफ डैश क्या होगा? एफ डैश होगा 10. अभी आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज 10 न्यूटन. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 10. अरे सर 10 न्यूटन आंसर? पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था कि साइन को भी देख लो. यस, एंड जो लोग ये 10 न्यूटन लिख रहे हैं वो आंसर गलत है. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू सी इफ यू देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड इन दिस केस. आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि ये 10 लिख के आप डायरेक्टली निकाल के 10 लिखोगे. क्या इसमें मैग्नीट्यूड्स के बारे में पूछा है? ओके, देन एडिट टू ईच, देन फोर्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोला है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलता तो फिर ये करेक्ट होता था. दिस वुड हैव बीन करेक्ट इफ इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. कैसे सुनो, तो अभी ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उसने बोला है, नहीं बोला है, तो आपको अभी वेक्टर के इन टर्म्स देखना पड़ेगा. तो पहले वेक्टर किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में था. फाइनली वेक्टर किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में. तो ये दोनों तो डायरेक्शन आपके अपोजिट हो गए. कैन यू सी दैट थिंग? यू अंडरस्टैंडिंग? सो आपके डायरेक्शन अपोजिट हो गए ना, तो आपका इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो फिर ये, तो हियर आंसर इज हियर, देयरफॉर एफ डैश इज -10 न्यूटन. अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि वेक्टर के इन टर्म्स देखना पड़ता है अभी. देखो अभी आप बोलोगे सर अगर ये भी दोनों भी नेगेटिव है, देखो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ. ओके, अगर इनकेस अगर आपके दोनों नेगेटिव ही होते तो आंसर क्या होता? तो आंसर तो एफ सेम डायरेक्शन में आता था. ये रिपल्शन करेंगे ना एक दूसरे को, तो उस केस में आपका आंसर डायरेक्टली प्लस आता था. क्योंकि ये अगर आपका +40 है तो आपका लास्ट में डायरेक्शन भी प्लस ही आंसर आएगा. जो कुछ भी हो जाए प्लस ही आंसर आएगा. ओके, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. आप समझने की कोशिश करो. इस केस में आपको वेक्टर की तरह देखना पड़ता है. आपको उसने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं बोला है. देखो ये गलती बहुत बच्चे करते हैं. और बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे -10 की जगह पे +10 करेंगे और डायरेक्टली खुश होकर, बड़े खुश होकर आएंगे. बोलेंगे कि सर मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस में आपका माइनस का प्लस होता है. बच्चों को पागल कर दिया. यहाँ पे थोड़े बच्चे वो खुश हो गए, मतलब वो टॉपर लोग होंगे जो एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और बोल के मुझे पता है कि यहाँ पे मॉड्यूलस लेते हैं तो मॉड्यूलस का मतलब प्लस होगा. और वो ऐसे हंसेंगे उन बच्चों के ऊपर, बोलेंगे कि मतलब थोड़े बच्चों ने यहाँ पे इनको मॉड्यूलस की पता ही नहीं होता है. उन्होंने शायद माइनस दिया होगा, -2 और 3, तो उनका लास्ट में आंसर सर -2 और 3 आएगा ना, तो मतलब उनका आंसर शायद नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे वो माइनस करेंगे. अरे भाई उनका ही आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पूछा. ओके, सो डोंट बी दैट गाय. ओके, सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए मैं आपको इतना ओपनली और क्लियरली बता रहा हूँ कैसे आपको सोचना चाहिए. ओके फाइन सर, ये तो मुझे समझ में आएगा. चलो तो ये भी हम लोग निकाल देते, राइट? और नहीं तो इसके ऊपर ही डालेंगे दूसरा. चलो इसके ऊपर डालेंगे. ओके वेट, आई हैव मोर क्वेश्चंस. आई हैव गॉट मोर क्वेश्चंस बट इंटरेस्टिंग एंड फन, राइट? यस सर, इंटरेस्टिंग एंड फन. दिस क्वेश्चन आई वांटेड टू पुट फर्स्ट बट एक्चुअली आई थोड़ा, ओके ये तो मैं बाद में डालता हूँ. ओके, इसका आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है. इनका आंसर, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट. ये तो डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है. फोर्स किस किस की चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है? चार्जेस के ऊपर डिपेंड होता है, डिस्टेंस के ऊपर और मीडियम, तीनों के ऊपर ना. देखो चार्जेस, डिस्टेंस, आर और मीडियम, मतलब के हो गया मीडियम का, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस. तो ये मैं आंसर डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस. ओके, बिकॉज ये मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ये मैंने एक्चुअली पहले डालना चाहिए था, बहुत पहले, लेकिन वो मेरा एक्चुअली मतलब बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो पेज ऐसा ऊपर नीचे होता है. ओके, वैसे होता है तो ऐसे हो गया था आगे. बट एनीवेज, ओके, आई थिंक पीपल विल बी सीइंग लाइक सर दिस इज अ बकवास क्वेश्चन, यू हैव डन सो मेनी गुड क्वेश्चन. ओके, और ये तो बहुत ही आसान है, मतलब चिंदी जैसा क्वेश्चन बोलते हैं उसको ना. या सो एफ टेस्ट 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB पाई r², मतलब ये चार्ज का प्रोपोर्शनल हो गया और डिस्टेंस का भी. ओके, सो दिस आंसर इज D and K, that medium K, don't forget that medium K. Okay, so तीनों के ऊपर. Okay, great sir, great. तो ये आपका आंसर हो गया. चलो ये निकाल देते हैं. Let's remove this. Okay, let's go to the next question now. Okay, next question. Yes sir, next question. Okay, this is a beautiful question. Okay, so I'll just rub this part now. Okay, answer to this. Answer is, the previous answer was D. पिछले वाले का आंसर D था. Okay, मतलब ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट. ओके, अभी ये देखेंगे हम लोग. अ चार्ज Q1 एक्सर्ट्स सम फोर्स ऑन सेकंड चार्ज Q2. एक चार्ज Q1 है. ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है.
ओके, एक चार्ज Q1 है जो Q2 के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओके, दैट एक्सर्ट सम फोर्स ऑन चार्ज Q2, मतलब ये Q2 के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब कुछ F ऐसा फोर्स कर रहा है, ओके फाइन। इफ अ थर्ड चार्ज Q3, ओके, तो ये स्टार्टिंग में ऐसा था इनिशियली, ओके, चलो इनिशियली ऐसा लिखते हैं अपने मन के लिए, ओके। इफ अ थर्ड चार्ज Q3, तो एक Q1 और Q3 ऐसे है, Q2 और एक थर्ड चार्ज Q3, इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज बॉट नियर देम, तो ये Q1 और Q2 के नजदीक एक Q3 लाया है ऐसे, then the force of Q1 का अभी Q2 के ऊपर exerted on Q2 will be dash, तो वो बोल रहा है क्या पता है, पहले Q1 Q2 के ऊपर कुछ फोर्स F डाल रहा था, समझने की कोशिश करो। अभी वो क्या बोल रहा है, कोई एक चार्ज Q3 लेके आप यहाँ पे आ गए, तो वो कौन सा चार्ज है वो हमें नहीं पता, शायद वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है ना, तो दोनों केस लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे Q3 अपने पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता है, ओके। तो चार्ज Q3 आपका उसने यहाँ पे आके रख दिया और उसने आपको पूछा है कि तो फिर अभी Q1 जो है ना वो Q2 के ऊपर कितना फोर्स डालेगा, ऐसा पूछा है, ओके। तो आपके ऑप्शंस में एक बार पढ़ता हूँ, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन है विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, तो वो बोल रहा है ये जो Q1 Q3 के ऊपर जो फोर्स डालेगा ना, ये जो Q1 Q3 के ऊपर जो फोर्स डालेगा ना, ये Q1 Q3 पर उसका फोर्स कम होगा बोल रहा है, ओके, लेट्स सी। सेकेंड केस में वो बोल रहा है कि विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, वो बोल रहा है कि इसके ऊपर और ज्यादा फोर्स डालेगा, तो ये तो कुछ देखने में भी गलत लग रहा है, राइट, ओके, बट एनीवेज लेट्स सी। थर्ड केस में बोल रहा है विल रिमेन अनचेंज, वो बोल रहा है ये Q1 Q2 के ऊपर जो पहले फोर्स डालता था उतना ही अभी डालेगा, विल रिमेन अनचेंज, ओके। और फोर्थ केस में विल इंक्रीज इफ Q3 इज ऑफ सेम साइन है तो फोर्स इंक्रीज होगा, मतलब वो बोल रहा है कि अगर सेम साइन है तो ये Q1 और ज्यादा फोर्स डालेगा, ओके। और वो बोल रहा है कि एंड विल डिक्रीज इफ Q3 इज ऑफ अपोजिट साइन, तो वो बोल रहा है कि अगर बीच में अगर सेम साइन आ गया तो इसके ऊपर वो और ज्यादा फोर्स होगा, F विल बी मोर, और अगर ऑपोजिट साइन हो गया तो बोल रहा है इसके ऊपर जो F है ना वो रिपल्शन ही करेगा लेकिन लेस करेगा, तो अब इसका आंसर क्या होगा, ओके। तो बहुत से बच्चे अभी सोचते होंगे, ओके, सो द थिंग इज दैट पीपल विल डेफिनेटली से सर इंक्रीज तो नहीं होगा इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो बीच में कोई आ गया ना, और थोड़े बच्चे बोलेंगे सर रिमेन सेम कैसे हो गए, कोई बीच में आ गया, ओके, तो फिर रिमेन सेम कैसे हो गया, ओके फाइन, वो भी आप सोच रहे हो, वेरी गुड। और फोर्थ केस में थोड़े बच्चे बोलेंगे सर Q3 अगर आ गया बीच में, ओके, दिस बॉयज विल थिंक वेरी नाइसली, आई लाइक दैट, Q3 अगर सर बीच में आ गया तो ऑब्वियसली इसके बीच में है, तो मतलब डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट। सो ये तो शायद इंक्रीज हो कर सकता है, लेकिन कर सकता है क्या इंक्रीज, ओके, पता नहीं सर। अच्छा चलो सर, मेरा आंसर तो नंबर बी का करेक्ट हो गया, ओके, विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड व्हाटएवर सर, तो नहीं तो सॉरी विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, सॉरी वो डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड होगा, सो मोस्ट स्टूडेंट्स दे विल आंसर ए एंड दैट आंसर इज रॉन्ग, ओके। सो आप बोलोगे सर आंसर ए रॉन्ग क्यों है, ओके। देखो आप कंडीशन समझने की कोशिश करो, ओके। देखो Q1 और Q2 के बीच में झगड़ा है, ये पॉजिटिव चाहे ये बॉय है ये भी बॉय है, दोनों के बीच में झगड़ा है, राइट। तो जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है, लेट्स गिव यू ब्यूटीफुल एग्जांपल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है, अब सडनली अफगानिस्तान वाले आ गए और हमारे ऊपर बॉम्ब डाल दिया, मतलब पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की झगड़ी चालू थी, ओके, झगड़ा चालू था ऐसा, ओके, इंडिया और ये पाकिस्तान, ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल, ओके, सो डोंट टेक थिंग्स लाइक टू डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, लाइक तो इंडिया और ऐसा है, ये पाकिस्तान ऐसा है, ओके। तो इनके दोनों के बीच में अगर लेट्स से झगड़ा चालू है, तो अगर बीच में फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान आ गया किधर से और ये हमारे साथ ऐसा झगड़ा करना स्टार्ट किया, इनके बीच में भी झगड़ा है इंडिया पाकिस्तान, ये हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये आपका अफगानिस्तान है, व्हाटएवर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्राइंग टू टेल यू द कंसेप्ट। देखो अगर बीच में अगर अफगानिस्तान अगर हमारे साथ झगड़ा कर रहा है तो क्या हमारा पाकिस्तान से क्या दोस्ती होगी, नहीं तो क्या झगड़ा कम होगा, क्या उससे हमारी जो दुश्मनी है वो कम होगी, नहीं। बेसिकली अगर आप किसी के साथ झगड़ रहे हो और तीसरा बंदा आपके साथ सडनली झगड़ना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन आपका जो गुस्सा उसके ऊपर है वो फिर भी उतना ही है, वो आपके साथ झगड़ रहा है, तो शायद आप उसके साथ भी झगड़ोगे, तो इट्स लाइक अ थ्री पीपल फाइटिंग एट द सेम टाइम, तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर इज इट विल रिमेन अनचेंज। तो ये आपने बोला सर ये तो एग्जांपल्स है, एक्चुअल फॉर्मूला से कैसे आप बोलोगे, देखो ये बहुत ही आसान है, फोर्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, होता है 1/4πε0 के, क्या आपका मीडियम चेंज हो गया, नहीं, Q1 मतलब QA चार्ज है और चार्ज में और R स्क्वायर, क्या दोनों चार्ज का वैल्यू चेंज हो गया, नहीं, दोनों चार्ज का वैल्यू तो सेम ही है ना,
क्या उन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गया? वो भी नहीं चेंज हो गया। तो फिर कुछ भी चेंज नहीं हो, ये चेंज नहीं हो, ये चेंज भी नहीं हो गया, ये भी चेंज नहीं हो गया, मीडियम भी कुछ नहीं है, वही भी है ओरिजिनल। तो पूरा तो कांस्टेंट सेम ही है ना। तो 1/4πε तो खुद ब खुद एक कांस्टेंट है, तो पूरा फोर्स भी तो सेम ही रहेगा ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो दूसरे के बीच में आने से जो ओरिजिनल इफेक्ट है वो तो नहीं चेंज होगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बंदे को हेट कर रहे हो और लेट्स से यू आर हेटिंग वन पर्टिकुलर पर्सन और लेट्स से यू आर डिसलाइकिंग वन पर्सन, ओके, आपको अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, तो अभी फॉर एग्जांपल आपके बीच में और आपके सामने कोई और एक बंदा है जिसको भी जो भी आपको पसंद ही नहीं है, तो क्या उससे क्या वो क्या उससे क्या प्यार हो गया? तीसरे वाले पहले वाले बंदे से नहीं हो सकता है ना। उससे तो आप पहले से ही हिट करते हो, इसको भी आप हिट करते हो, तो दोनों को तो हिट ही करोगे। ओके, तो उतना ही होगा। गेटिंग दिस पॉइंट आई होप। तो इससे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, यू सॉ ऑन योर कंसेप्ट्स। ओके, तो याद रखो कि तीसरा चार्ज बीच में पड़ने से आपका उसके साथ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। ओके, रिलेट टू द फॉर्मूला। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। Gather up this thing. So answer is remaining same. Okay, answer same रहेगा। Okay, but don't fight out with anybody. Okay, maintain peace. Okay, fine, done. Okay, let's go. A and B are two identical spherical charge bodies. A और B दो spherical charge bodies हैं। ये आपका A है, ये आपका बॉडी B है। Okay. ओके फाइन, चार्ज बॉडीज विच रिपेल ईच अदर विद द फोर्स एफ। ओके फाइन, तो ये रिपेल करें मतलब दोनों में सेम चार्ज होना चाहिए। इससे तो हम लोग को यही पता चलता है, यस और नो। सो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस आर। सो ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम है। ओके, चार्ज बॉडीज, तो दोनों के ऊपर चार्जेस भी हम लोग सेम ही रखेंगे। ओके, चार्ज बॉडीज विच रिपेल ईच अदर विद द फोर्स एफ केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। यस, केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज। देखो ये तो आपका रिपेल कर रहा है विद फोर्स है, तो इस केस में क्या होगा? आपका ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है। सो फोर्स होगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखो आप थर्ड अनचार्ज स्फीयर, तो इसमें आपका फोर्स आपका इन दोनों के बीच में इतना होगा। ओके, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज। अभी थर्ड एक अनचार्ज स्फीयर है जिसको हम लोग सी बोलेंगे। इसमें चार्जेस नहीं है, ये अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब जिसमें इतने नेगेटिव जितने इसमें नेगेटिव होते हैं उतने तो पॉजिटिव होंगे, तो ये अनचार्ज हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मतलब इसका नेट चार्ज तो जीरो हो गया। देखो, ओके डन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। ओके, अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज, उसी साइज का तीसरा अनचार्ज स्फीयर है, इज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर बी। तो उसने क्या किया? इसको पहले स्फीयर बी के कॉन्टैक्ट में लाया। अच्छा ठीक है, कॉन्टैक्ट विद स्फीयर बी एंड रिमूव्ड। ओके, तो ये क्या बोल रहा है पता है ना? ओके, सो अभी एक कांटेक्ट कर रहे हैं ना, कांटेक्ट बी विथ सी। तो मैंने ये भी आपको कंसेप्ट बोला है कि अगर आइडेंटिकल केस होते हैं, ओके, तो ये अगर आपने फॉर एग्जांपल इसने आपको आपने इसको इससे कांटेक्ट किया, तो ये आपका ओरिजिनल क्यू ए तो क्यू ही है। तो अगर आपने इससे इसको कांटेक्ट किया तो क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज है जीरो, ये जीरो चार्ज है इसके ऊपर, मतलब नेट जीरो है। ऐसे और इसके ऊपर है क्यू, तो कांटेक्ट करने के बाद क्या होगा? दो आपका ऐसा होगा ना। सो क्यू बी डैश जो न्यू आएगा वो आएगा क्यू प्लस जीरो अपॉन टू, नो ऐसे नो, तो वो ऐड होके डिवाइड बाय टू होगा ना। सो ये आपका बनेगा क्यू बाई टू। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। और यही सेम चार्ज सी के ऊपर भी आ जाएगा। सो क्यू सी जो डैश है उनके ऊपर भी यही जाएगा, मतलब क्यू बी के ऊपर और क्यू सी के ऊपर जो चार्ज है वो सेम होगा, क्यू बाई टू। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, ये तो करेक्ट है। ओके, सो लुक एट दिस। Okay, a third uncharged sphere of the same size is brought in contact with sphere B and removed. स्फीयर बी के साथ कांटेक्ट किया और रिमूव किया। सो स्फीयर बी के साथ जब कांटेक्ट होगा तो यहाँ पे इन दोनों की चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऐसा आधा आधा होगा ना, मतलब इसको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू करो, तो ये क्यू बाई टू गया, ये भी क्यू बाई टू गया, तो इसका आएगा आंसर। अभी चार्ज होगा क्यू बाई टू। ओके, कांटेक्ट होने के पहले था क्यू। ओके, आई जस्ट राइट दिस अगेन। तो इसका भी होगा ओके, सो यार इसका होगा क्यू, ये हो गया क्यू बाई टू और ये भी हो गया आपका क्यू बाई टू। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट। नहीं तो ऐड करके देखो, टोटल इन दोनों का ऐड करने के बाद जो चार्ज आता है, देखो क्यू प्लस जीरो क्या होता है? क्यू प्लस जीरो क्यू होगा। आप लोग सर क्यू होगा, बहुत सिंपल है। वैसे क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू क्या हो गया? टू क्यू बाई टू, कॉमन डिनोमिनेटर टू, क्यू प्लस क्यू टू क्यू, फिर भी क्यू हो गया। मतलब ओरिजिनल चार्ज ऐड करने के बाद और कॉन्टेक्ट होके सेपरेट करने के बाद जो चार्ज नहीं होता है ना, वो हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। फिर आपको कुछ दिक्कत हो रही थी क्योंकि टोटली तो चार्ज इन दोनों को ऐड करके तो टोटल मिलेगा ना। ओके,
ओके, सो इनडायरेक्टली आप लोगों के, आप इतना मत सोचिए, आप डायरेक्टली आप ऐड करो, मतलब डिवाइड बाई 2 करो, इतना ही करो। ओके ओके, तो अभी ऐसा हो गया, देखो अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ द सेम साइज बॉडी इन कांटेक्ट विद द स्फीयर पी एंड रिमूव। ओके, स्फीयर को कांटेक्ट किया, अभी रिमूव किया, चलो रिमूव सी फ्रॉम बी। कांटेक्ट होने के बाद ऐसा था, अभी ऐसे हो गया। ओके ओके, मैंने रिमूव किया, वेरी गुड। इट इज देन केप्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के अभी मिड पॉइंट पे रख दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे आपके क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए आते हैं। देखो अभी ये आपका ए जो है ना, जो क्यू है, और ये आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से बी है, जिसका चार्ज भी क्यू है। तो अभी ये जो सी है ना, जो इसने ये जो सी है ना, ये इन दोनों के बीच में रख दिया, मिड पॉइंट पे रख दिया। आप समझने की कोशिश कर लो, मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्टली बीच में रख दिया, तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में रख दिया इसने। ओके, लुक एट द वे आई एम थिंकिंग। ओके, तो इसके ऊपर अभी चार्ज हो गया Q/2। प्लीज ये गलती मत कर देना कि इसको चार्ज Q मत लिख देना, जो मैंने अभी यहाँ पे Q लिखा था, क्योंकि कांटेक्ट होने के बाद की बात है, तो आप न्यू चार्ज आएगा उसके ऊपर। ओके, तो इसका भी चार्ज आएगा, वो भी Q/2 होगा, क्योंकि न्यू केस है ना, ये होने के बाद हो रहा है ना वो। हाँ ठीक है, अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सी। तो अभी ये सी के ऊपर फोर्स क्या होगा वो पूछा है उसने। अभी आपको ए और बी के बीच में फोर्स नहीं पूछा है, आपको वो बोल रहा है कि सी के बीच, सी के ऊपर क्या फोर्स होगा, तो वो पूछ रहे हैं। तो ऐसे ये तो एंट्रेंस क्वेश्चन हो गया। ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ यू कैन फील लाइक वी आर गेटिंग लेवल हायर, राइट? यस। तो इसके ऊपर अभी फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस, जिसका मैग्नीट्यूड होता है इस वे हम लोग फाइंड करेंगे। और अभी इसके ऊपर मैंने आपको ये बहुत ही क्लियरली बताया कि कभी भी किसी भी चीज को जब भी आप जिसके ऊपर फोर्स फाइंड करना होता है, वो हमेशा आपका कल्प्रिट होता है। इट्स अ जज इन फ्रंट ऑफ द जज। नाउ पीपल हैव टू गिव द जज हैज टू गिव द जजमेंट, पीपल हैव टू गिव द एविडेंस अबाउट दिस पर्टिकुलर गाय, मतलब वो लोग आपके ऊपर बोलेंगे, ओके, बात करेंगे, और फिर बाद में जज आपका जजमेंट देगा उसके ऊपर। ओके, तो अभी इसके ऊपर ये आपका कल्प्रिट होगा, दिस गाय इज योर कल्प्रिट ना, ये आपका कल्प्रिट होगा। तो इस कल्प्रिट के ऊपर इस कल्प्रिट के ऊपर आपके कौन कौन फोर्स डालेंगे, मतलब कौन कौन इसके ऊपर फोर्स रहेगा। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, इसको छोड़ के बाकी के सब लोग बोलेंगे ना। यस, ऑलवेज। तो इसके ऊपर फोर्स डालने वाला ये भी होगा और ये भी होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये इसको किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा बोलो? तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोगों ने सी बोला था ना, चार्ज सी स्फीयर क्या। तो इसके ऊपर ये इसको क्या करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सेम चार्ज। नेगेटिव होता तो नेगेटिव स्टार्टिंग में ही बोलता था, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव साइन आता है, मैंने आपको बोला है। ओके, तो अभी तो पॉजिटिव है क्योंकि साइन तो उसने कुछ बोली नहीं है, मतलब -2 भी ऐसा, नेगेटिव चार्ज ऐसा भी कुछ बोला नहीं है, मतलब तो अभी ये पॉजिटिव है। तो ये इसको रिपेल करेगा। तो मैंने आपको बोला था कैसे लिखने का, तो मैंने बोला था जिसके ऊपर आप रिपल्शन लिखते हो, तो वो स्फीयर के ऊपर जो एरो आता है ना, तो उसका अल्फाबेट पहले लिखो। किसने किया? ए ने किया। गेटिंग दिस पॉइंट? सो जिसके स्फीयर के ऊपर आपका जो अल्फाबेट होता है वो आप पहले लिखो, किसने किया? ए ने किया। ओके, अभी ये इसको रिपेल करके बोल रहा है अरे सर ये तो बहुत ही मतलब इंसान बहुत ही गलत है। ओके, ऐसे मतलब इसने इसको रिपेल कर दिया, वो तो मैंने आपको बहुत एग्जांपल। ये इसको क्या करेगा, क्या ये अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ये भी चार्ज सेम है, लेकिन फिर भी दोनों पॉजिटिव तो है ना, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में। गेटिंग दिस पॉइंट? तो अभी पॉइंट ये है कि इस केस में ये हो गया F1 सी के ऊपर किसने डाला? बी ने डाला। अरे बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट अभी ये कौन सी केस हो गई? ये तो आपकी केस अगर आपने ठीक से देखा तो ये आपकी हो गई केस बी वाली। कैन यू सी दैट थिंग? बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सी, एक ऐसे एक ऐसे, तो रिजल्टेंट आपका जो बड़ा होगा उसकी तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? तो वो उसके आपको ऑप्शन दिए F/2, F/8, F और 0। तो एक काम करो, पहले FAC फाइंड करो, फिर FBCB फाइंड करो, मतलब FCA और FCB, और फिर बाद में देखो कि दोनों के फोर्स क्या हो रहे हैं और उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो बड़ा है उसके डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं। ओके, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपका F आएगा, FCA क्या आएगा बोलो? 1/4πε, मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करें यहाँ पे। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हम लोग को पता चल गया। ओके, 1/4πε। CA मतलब किस किस के बीच में? C और A के बीच में। तो C का चार्ज है, नहीं तो A का चार्ज है Q, दूसरे का है Q/2 अपॉन R²। और ये अभी R दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? R/2 का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 1/4πε0 Q²/2 आएगा। ओके, डिवाइड बाय, मैं बड़ा लिखता हूँ, ये न्यूमरेटर में 1 है, ये डिनोमिनेटर में। वैसे ये न्यूमरेटर में ही है, लेकिन ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपको बनेगा R²/4 बनेगा। तो आप बोलोगे 2 × 2 2 to the 4, तो ये ओवरऑल 2 पर आएगा ना, तो आपका आंसर बनेगा 2
1/4 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 1/4 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपका एफ होता है, तो ये आपका बनेगा 2f। तो इसका आंसर आ गया आपका 2f। तो डायरेक्टली 2f के ऊपर ओके ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्टली 2f के ऊपर मत क्लिक कर देना, मतलब टिक मार्क मत कर देना, ओके, क्योंकि इसका भी फोर्स हम लोग को फाइंड करना है, फिर बाद में दोनों सबट्रैक्ट करना है। चलो अभी एफ सी बी फाइंड करो। सो 1/4 सी बी किसके किसके बीच में, सी और बी के बीच में। देखो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है जब आप ऐसे अल्फाबेट्स में डालते हो तो, कि ये फोर्स सी और बी के बीच में, मतलब सी का चार्ज और बी का चार्ज। नहीं तो कभी कभी आप कौन से भी ये लेते हो, इसलिए हमेशा अल्फाबेट डाल के कर दो, ओके। तो सी का हो गया आपका q/2, बी का भी हो गया q/2 अपॉन ये r/2 का स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा दोनों के बीच वाला डिस्टेंस लेते हैं, ओके सर, ये हमें समझ में आया। 1/4 ये हो गया q²/4, ये हो गया r²/4, 4 कैंसिल, तो ये हो गया आपका f, क्योंकि q² बाय r² आपका f है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज फ्रॉम 1, दिस इज फ्रॉम 1 एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो फ्रॉम 1, ओके। सो इसका आंसर आ गया f, तो इसका आंसर था 2f। चलो मेरे रेड पेन से आपको लिखता हूँ, इसका आंसर आ गया था 2f, मतलब ये डबल एरो होगा बड़ा, और इसका आंसर आएगा f, ओके। ये मैं छोटा करता हूँ थोड़ा बहुत, इसका आंसर f आएगा, ओके। तो ये आंसर हो गया 2f और ये आंसर है f। तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2f माइनस f। सो f रिजल्टेंट, therefore f resultant is equal to 2f minus f is equal to f. Understanding this point, f is your answer. Get it? It's a beautiful question, no? Yes, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार आपका फ्रेम भी किया है, ओके। सो आपको लाइक एक एक पॉइंट समझ के जाना पड़ेगा। पहले तो आपको आइडेंटिकल का बारे में पता होना चाहिए, फिर बाद में आपको समझना चाहिए कि कैसे आपके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। See, this is how the entrance people they ask. They mix up 2-3 concepts and then they ask. See, पहले आपने नॉर्मल एक फोर्स का कंसेप्ट लिया, आपने टच किया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बीच में जब आप रोकोगे तो पैरामीटर्स कौन कौन से चेंज हो गए, उसको चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, और फिर वेक्टर रेजोल्यूशन। तो ऐसे आपका नीड का क्वेश्चन आता है, ओके। इसमें 2-3 कंसेप्ट पे मिक्स होते हैं और वो 2-3 कंसेप्ट के ऊपर आपको फाइनल सोल्यूशन लिखना होगा। तो बहुत ही आसान है। तो देखो जैसे मैंने सोचा है ना वैसे आप सोचो। I'm telling you this much level only the people in NEET. I'll show you the NEET question. The NEET question is very simple, okay? At least mains question and advanced you will find difficult, little bit because it is advanced, right? But NEET and all is very simple, okay? आपको मजा आएगा, आप बोलोगे सर ये कितना आसान है, ओके, मजा आ रहा है, ओके, ओके, डन, फिनिश। तो ये 2f माइनस एफ, तो ये 2f माइनस एफ करो तो आपको f बचेगा, ओके। ये आपका फाइनल, यहाँ पे मैंने जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिखा, तो आप वीडियो के हिसाब से सीक्वेंस फॉलो करो। तो ये आप पहले लिखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बाद में कंफ्यूज होते हैं, अरे वो ऐसे पूरा लिखते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो ये आपका पहला पार्ट था, ये आपका था पार्ट 1। फिर यहाँ से आपका हो गया पार्ट 2, यहाँ से नीचे तक, ओके। और फिर ये आपका हो गया पार्ट 3 बॉक्स, ओके, फाइनल। Getting this point? Okay, so when people are writing, people make sure that you follow the video sequence. Okay, मीन्स जैसे मैं वीडियो में आगे आगे जाता हूँ वैसे आप भी लिखो, ओके। मीन्स पहले आप सुनो, बाद में आप लिख सकते हो, नहीं तो हाँ सर मैं, ओके, डोंट डू दैट थिंग, ओके। तो पहले आप सुनो ठीक से, फिर आप लिख सकते हो, ओके। बट फॉलो द वे आई एम डूइंग थिंग्स। कूलम्स पूछा, फोर्स पूछा, मतलब कूलम्स का बारे में क्वेश्चन, ओके। देन नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको क्या पूछा है, वेक्टोरियली रिजॉल्व करना। हमेशा फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी, गेट दैट थिंग इन योर हेड, ओके। डोंट बी ब्लाइंड लाइक, ओके, इन द एग्जाम नाउ, ओके, डन, ओके, फाइन। सो ये आप फिर बाद में लिख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन पॉज आल्सो, यू कैन राइट, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे, ओके, ओके। अरे यार, अच्छा ठीक है, ओके, डन, ओके। चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये वाला क्वेश्चन भी आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी एक क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है। तो ये 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्लास हम लोग खत्म करेंगे, ओके। सो आई जस्ट राइट दिस थिंग, ओके। द पीपल हु ऑलरेडी यू नो done writing or maybe like if you pause and all whatever, okay, then please read this question and start solving, okay। क्वेश्चन स्टार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। फोर्स मतलब कूलम्स। जैसे अगर अपने 2 आइडेंटिकल बॉडी है, ऐड करो दोनों का चार्ज, डिवाइड बाय 2 करो। किधर रखा वो देखो, डिस्टेंस देखो कौन से पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ओके। रिलेट करना सीखो, पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं मतलब उन पैरामीटर्स का ही इफेक्ट होगा, यस और नो। अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फोटोग्राफ, यू हैव टेकन वन फोटोग्राफ, ओके। पहले उस फोटोग्राफ में आपने पूरे अपने बाल ऐसे शेव किए थे, ओके, लाइक टोटल। तो आप बोलोगे अपने पास तो बाल ही नहीं है, ओके। तो उस केस में आप देखो
और सेकंड केस में आपने फॉर एग्जांपल बाल बढ़ाए और आपने फिर अपनी फोटोग्राफ लिया, ओके, तो उस केस में आपका पैरामीटर कौन सा चेंज हो गया, आपके बाल का पैरामीटर चेंज हो गया, यू अंडरस्टैंडिंग नो। सो जब लोग देखेंगे तो वो बोलेंगे अरे इसमें और इसमें आप डिफरेंट दिख रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके बालों के कारण, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और फॉर एग्जांपल यू वर फेट बिफोर and you took the next picture and in that same t-shirt or those same clothes, in that for example you became now lean and thin like maybe, okay, then the thing is that people say अरे इसमें इसने बॉडी का एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन किया, हाँ ठीक है, ये तो थोड़े बच्चे मैंने बॉडी बनाई ओके बोल के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन पिक तो वैसे दिखता है, तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता है। तो ये चीज़ मतलब जो पैरामीटर वेरी होता है ना, उससे लोगों को पता चलता है, ओके वैसे होता है। वैसे ही चार्जेस के केस में अगर कुछ वेरी होता है तो वो पैरामीटर आपका इफेक्ट करेगा फोर्स के ऊपर। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ओके। एंड इफ देयर आर मल्टीपल फोर्सेस कमिंग, मल्टीपल चार्जेस आर देयर, देन डोंट फॉरगेट द कल्प्रिट मेथड। उसको कल्प्रिट कर दो, बंदा कल्प्रिट है, और उसके ऊपर फिर बाद में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन लेके करो। ये चार ही तो कंसेप्ट ये है, ओके ये है मतलब वेक्टर का रिजॉल्व करने के लिए। ओके लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन, ओके वेरी गुड। तो अभी आपको मजा भी आ रहा है, तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम अ हुक फिक्स्ड एट अ स्टैंड। ओके ये सर बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ओके लेट्स रीड इन स्मॉल पार्ट्स। ओके टू स्मॉल बॉल्स है, दो स्मॉल बॉल्स है, अच्छा सर समझ में आया, दो स्मॉल बॉल्स है हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल है, मतलब दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल है। देखो अगर आप फास्ट रीड नहीं कर सकते हो तो स्लोली रीड करना सीखो, बहुत आसान हो गया, ओके। हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्टिक्स, तो इन दोनों को सस्पेंड किया है, मतलब ऐसे बांध के रख दिया, ओके। तो बहुत ही आसान है, चलो सर समझ में आ गया, इसको आपने ऐसे कर दिया, राइट, यस यू आर करेक्ट, इसको ऊपर इसको और इसको, ओके। तो आप मुझे बताओ कि ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, तो बच्चे बोलेंगे अरे सर इसको आपने बांध दिया ना। हाँ तो फिजिक्स में जब हम लोग बांधते हैं ना किसी चीज को ऐसे, तो उसमें उस रस्सी में उसको हम लोग टेंशन है ऐसे बोलते हैं, ओके। तो समझने की कोशिश करो कि इसको एक्चुअली ग्रेविटी ऐसा नीचे पुल कर रही है, इसको आपकी ग्रेविटी, इसको मास है ना, कुछ कोई बॉल है ना, उसको मास है ना, तो उसको ग्रेविटी नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। अगर आपने रस्सी काट दी तो क्या वो नीचे गिरेगा, हाँ सर वो नीचे गिरेगा, मतलब ग्रेविटी उसको पुल कर रही है। तो इसको अपने रस्सी ने इसको अगेंस्ट ग्रेविटी टेंशन करके होल्ड किया है, ओके सर वेरी गुड, वो भी मुझे समझ में आया, आपने सही बोला, आइडेंटिकल है, स्मॉल बॉल्स इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। तो ये कुछ ऐसे होगा, ओके सर डन, आई अंडरस्टूड दैट कंसेप्ट, ओके वेरी गुड, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम अ हुक सी आर सस्पेंडेड, देखो फिर से वापस रीड करते हो, दो स्मॉल बॉल है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, मतलब इसमें कुछ कंडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ये चार्ज आपका सडनली नहीं जाएगा इधर भी, मतलब ये जितना है वैसे ही रहेगा। आपको मैंने इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में डिफरेंस भी बोला है, उस वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस वर्ड होता है वो, ओके। आर सेपरेट सस्पेंडेड बाय, सस्पेंड मतलब ऊपर से ऐसा छोड़ना, ओके, सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल साइज, दोनों का ये लेंथ है ना वो इक्वल है, मतलब अगर ये एल है तो ये भी एल ही है, वैसे वो बोल रहा है ऑफ इक्वल साइज, ओके। फ्रॉम अ हुक फिक्स्ड एट अ स्टैंड, ओके, फ्रॉम हुक तो यहाँ पे कुछ स्टैंड होगा, तो उसके ऊपर आपने ऐसा छोड़ दिया, ओके फाइन, समझ में आया। द होल सेट इज टेकन इन अ सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, ये पूरा उसने ले लिया स्पेस के अंदर जहां पे ग्रेविटी नहीं है। अभी लेकिन अर्थ के ऊपर इसका क्या होगा, इसका अर्थ के ऊपर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो आपका अर्थ के ऊपर ऐसे होगा ना, नहीं ये अर्थ के ऊपर नहीं होगा, ये अर्थ के ऊपर एक पार्ट इसका ऐसे होगा। देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ओके, चीज को मास है इसलिए अर्थ इसको नीचे पुल करे, लेकिन इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी है ना, यस सुनो, रिपल्शन भी इन दोनों के बीच में, राइट। तो ये इसको ऐसे पुश करेगा, ये इसको ऐसे पुश करेगा, राइट। तो इसका मतलब है रिपल्शन के कारण आपका जो डायग्राम होगा ना वो एक्चुअली ऑन अर्थ ऐसे होगा, ऑन अर्थ, ओके वो ऊपर डालता हूँ मैं, ऑन अर्थ है ना इसका, तो वो थोड़ा ऐसे होगा। देखो चार्जेस खुद को भी रिपेल कर रहे हैं ना, आप समझने की कोशिश करो, और अर्थ भी उसको होल्ड करने की, मतलब अर्थ भी उसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये ऐसे होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे क्यों होगा वो आपको बताता हूँ। देखो ये आपके चार्जेस है, मतलब वो जो दो स्फीयर है वो है। देखो आप ऐसे सोचो, अर्थ के ऊपर पहले तो ये तो आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ओके। तो अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है ना, ये मैंने ऑब्वियसली अर्थ बहुत ही सरफेस ऐसे बनाया, ओके। तो अर्थ के ऊपर क्या होता है ना, आप ऐसे एक्चुअली प्रैक्टिकली इमेजिन करो, देखो इसकी ग्रेविटी नीचे इसको खींच रही है, ओके, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी है। तो ये जो आपका है ना वो ऐसा बैंड होगा। आप बोलोगे सर ये बैंड क्यों होगा? देखो आपको मैं बताता हूँ, अर्थ की ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मास इनटू ग्रेविटी,
और इसका ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, हरे रंग से हम लोग वो दिखाएंगे, ये इसको रिपल्शन कर रहा है। तो अगर आपने देखा तो ये दो वेक्टर्स बन गए ना, ऐसा ना, तो दो वेक्टर्स बन गए मतलब इनका रिजल्टेंट तो होना चाहिए। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन होगा? रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। बहुत ही आसान आंसर। तो इसलिए इसको ऐसा बैंड आ गया, यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो टेंशन है ना, तो ये टेंशन आपके अभी इस केस में ऐसी एक्ट करेगी। समझ में आ रहा है ये क्यों टेंशन ऐसे एक्ट करेगी? क्योंकि अगर आपने इसको ना वेक्टरली रिजॉल्व किया ना, तो इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है और इसको रिपल्शन ये इस तरफ दे रहा है। तो इन दोनों का मिलकर रिजल्ट और इसको ये इस तरफ खींचेगा। तो इसके लिए आपको बैलेंस उस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव ना हो सके। बहुत ही आसान होता है। देखो आपने शायद 11th स्टैंडर्ड, मुझे पता नहीं आप कैसे पढ़ते थे, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ ना उससे आपको और आसानी से समझ में आया, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का भी कंसेप्ट क्या कहता था। देखो कंसेप्ट क्या होता है ना, एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। ओके, तो कोई भी चीज़ होती है ना उसको हम लोग इक्विलिब्रियम में डिफाइन करते हैं। सो आप बोलोगे सर ये तो मैंने वर्ड क्लियर सुना था। ओके, तो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ना, तो फॉर एग्जाम्पल नो, अभी मेरे हाथ में फॉर एग्जाम्पल ये घड़ी है, राइट। तो मैं अभी ये घड़ी ऐसे रखता हूँ, चलो ये घड़ी ऐसे, घड़ी छोड़ो, विल ब्रिंग समथिंग एल्स, विल ब्रिंग दिस मार्कर, ओके, और विल ब्रिंग दिस इंक बॉटल। चलो ये इंक बॉटल लेंगे, ओके, तो ये इंक बॉटल लेंगे। तो ये मैंने इंक बॉटल ऐसे रख दी, ओके, मैंने ये इंक बॉटल रख दी। क्या ये इंक बॉटल मूव हो रही है? क्या ये इंक बॉटल मूव हो रही है? अब बोलोगे सर ये थोड़ा मूव हो रहा है ना, वाइब्रेशन जैसा मुझे दिख रहा है। हाँ, क्योंकि वो मेरा हाथ हिल रहा है थोड़ा बहुत बोलते समय। ओके ओके, ये तो नॉर्मली तो आपके वो नहीं हिलेगी ना। ओके फाइन। सो अदरवाइज यू कीप सम बुक एंड यू कीप लाइक दिस। ओके, कीप सम बुक एंड कीप लाइक दिस। क्या वो मूव हो रही है? नहीं। अभी जब वो कोई भी चीज़ अगर मूव नहीं होती है, देखो आप सब ठीक से समझने की कोशिश करो। ओके, आई डोंट हैव एनी बुक आल्सो हियर। ओके ओके, आई दिस थिंग। ओके वेट, आई एक्सप्लेन इट। ओके, ये तो बहुत है, अच्छा हो गया एग्जांपल। देखो ये मैंने ऐसे बॉक्स के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या ये मूव हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐसा थोड़ा बहुत टेढ़ा रख दिया ऐसा, अरे ये तो मूव हो गया, ये तो मूव हो गया। ओके, मूव हो गया। तो ऐसे क्यों? कि इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो डिफरेंस क्या है ना कि उसको हम लोग इक्विलिब्रियम ऐसा एक कंसेप्ट बताते हैं। और इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ ना आपकी जैसे है ना वैसे तभी रह सकती है अगर उसके ऊपर फोर्सेस जो है ना वो चारों तरफ से मिलके उसके पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर और ओवरऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर कैंसल हो जाए। ओके, अगर वो कैंसल नहीं हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ मूव हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऑब्जेक्ट है, आपको समझने के लिए मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ही देता हूँ। तो अगर मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसे, तो इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो अगर आपने इसको टेंशन ऊपर दे दिया तो ये आपका कैंसिल ऐसे हो गए। वो ऑब्जेक्ट इधर देखो ऐसे ही रुकेगा, राइट। अगर इसमें चार्ज नहीं होता तो फिर वो ऐसे ही रुकता था, क्योंकि इस फोर्स को इसने बैलेंस कर दिया। जब भी आपके फोर्सेस बैलेंस होते हैं ना, इक्वल और ऑपोजिट, तो चीज है ना वो वैसे ही रखते हैं। देखो अभी आप ऐसे क्लास में हो, कभी कभी आपने नोटिस किया पीछे से आपको दो सतह धक्का देता है, तो उसने फोर्स लगाया, राइट, तो आप आगे गए। ओके, तो इसका मतलब फोर्स लगाने के बाद आप भी ढकल के आगे गए, तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया जिस डायरेक्शन में आप मूव हो गए, क्योंकि आपके ऊपर अभी एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। पहले आप तो ऐसे थे, डुब करके आपको उसने पुश कर दिया तो आप गिर गए, राइट। तो आपके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आ गया। तो इन शॉर्ट अगर आपके फोर्सेस अगर दोनों साइड से इक्वल होते ना, तो पहले आप ऐसे खड़े थे तब क्या था, आपकी मास इंटू ग्रेविटी और नीचे पुल करे, तो आपको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी मिल रहा है अर्थ से। राइटिंग दिस पॉइंट, आपका जो मास इंटू ग्रेविटी आप अर्थ के ऊपर डाल रहे हो, तो और आपको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रहा है, तो आपके दोनों फोर्सेस ऐसे इक्वल होकर कैंसिल हो रहे थे। सडनली एक फोर्स आ गया तो आप ऐसे मूव हो गए, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड से कोई नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, वेरी गुड। ओके, सो आई थिंक इज दैट देयर इज नो फोर्स फ्रॉम द अदर साइड। ओके, तो अभी आपको समझ में आया। तो इस केस में भी ये रस्सी ऐसे आपको ये बॉल यहाँ पे आके स्टॉप जैसे हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में आ रहा है, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट जो है ना वो इससे बैलेंस हो गया। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, अभी ये था कंडीशन अर्थ के ऊपर, वैसे उस केस में भी ऐसे और रिजल्टेंट ऐसे हुआ। ओके, तो अभी वो बोल रहा है कि ये पूरा जो सेटअप है ना वो उसने लेके गया वो सैटेलाइट में से, इज टेकन इन द सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। अभी ये पूरा लेके सैटेलाइट में गया है जहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं है, मतलब ये जो ग्रेविटी है ना यहाँ पे जो जी आपको दिख रहा है ना वही नहीं है। तो आप बोलोगे अगर यही अगर नहीं है तो क्या ये डाउनवर्ड वाला एरो आएगा? नहीं आएगा। देखो आपको मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ। इस टेंशन में ना, ये जो टेंशन है ना उसको भी आप यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। ये आपको, अगर ये आपका एंगल थीटा है तो आप अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा बन सकते हो, तो ये बनेगा आपका टी कॉस थीटा और ये बनेगा आपका टी साइन थीटा।
तो अब इससे भी आप रिजोल्व कर सकते हो। देखो ये टी साइन थीटा इसको इक्वल कर रहा है और टी कॉस थीटा इसको इक्वल कर, मतलब आपको इक्विलिब्रियम में बताना सिखाना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम में फोर्सेस कैसे बैलेंस होते हैं। टेंशन मतलब एक फोर्स ही है, लेकिन वो रस्सी में वगैरह होता है, वैसा फोर्स है। अंडरस्टैंड? ओके, अभी आप इन सैटेलाइट क्या होगा वो देखते हैं। सैटेलाइट के केस में क्या होगा वो देखते हैं। देखो सैटेलाइट के केस में उसने बोला है ग्रेविटी नहीं है, तो ये नीचे वाला जो फोर्स है ना वो तो नहीं होगा। ग्रेविटी में ग्रेविटी नहीं है, मतलब ये जो टी कॉस थीटा था उसकी भी जरूरत नहीं है अभी। पर देखो आप समझने की कोशिश करो, ये था इसलिए इसको भी आना पड़ा ना, वैसे ये है इसलिए इसको भी आना पड़ा, इसलिए इसका रिजल्टेंट ऐसे गया ना। तो इनका दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, वैसे इनका दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, इसको बैलेंस करने में। तो स्पेस में ग्रेविटी ही नहीं है तो नीचे तो खींचेगा ही नहीं कौन, तो ऑब्वियसली ये तो आपका इसकी भी जरूरत नहीं होगी ना आपको, ये किसको होल्ड करेगा, इसको भी नहीं, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ टी साइन थीटा की जरूरत होगी। हाँ, तो मतलब और आपने ऐसे भी सोचा ना तो फिर भी चलेगा। देखो जब आप ग्रेविटी के ऊपर जाओगे तो वो ऐसे होगा ना, देखो नॉर्मल अर्थ के ऊपर वो ऐसे हो रहा था, तो ग्रेविटी के ऊपर जाओगे तो नीचे तो कोई पुल नहीं करे तो वो ऐसे जाएगा, और वो तो पहले से रिपेल करे तो वो ऐसे जाएंगे ना। सो इट विल बी लाइक दिस, राइट? यू आर टेकिंग दिस होल सेट ऑफ स्पेस, सो व्हाट हैपेंस इज दैट इन देयर इज नो ग्रेविटी। तो जो नीचे वाला फोर्स था वो तो एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब नीचे वाला एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको रिपेल पहले से ही करे, तो ये रस्सी 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 ऐसे होगी, ऐसे होगी। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो बेसिकली ये नहीं तो मतलब ये ऐसा होगा ना आपका, रस्सी ऐसी होगी। देखो आई एम प्रीटी मच श्योर यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो ये आपकी जो रस्सी है वो आपकी ऐसी बन के ऐसी बनेगी, ये भी ऐसे बन के ऐसे, मतलब ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ओके, तो ये आपका बनेगा, ये आपका टेंशन होगा इस वायर में, वैसे ही इस वायर में भी ये टेंशन होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, क्योंकि ये आपका रिपल्शन हो गया, एफ रिपल्शन, और ये भी आपको बनेगा एफ रिपल्शन। ओके डन? ओके फाइन, वेरी गुड। सो ये आपका कंसेप्ट बताता है अबाउट, सो आपके बीच में ओके आपको पूरा एंगल क्वेश्चन मैंने पूछा ही बोल रहा है नहीं, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज डैश। आपका एंगल कितना होगा? पहले तो ऐसे था दोनों स्ट्रिंग्स, तो अभी दोनों के बीच में एंगल कितना होगा स्टार्टिंग के कंपैरिजन से अभी? तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? ये हो गया 180 डिग्रीज। जो कि एक उस साइड पॉइंट करिए, एक इस साइड करिए, तो मतलब उस साइड से इस साइड 180, देखो उस साइड से इस साइड, सो 180 हो गया। हेडिंग दिस पॉइंट, सो 180 डिग्री मतलब रेडियंस में इसको पाई कहते हैं। आई होप यू नो दिस। ओके, वो भी मैं आपको बोला है कैसे आता है वो। ओके, तो पाई रेडियंस। ओके फाइन, सो आंसर इज डी, आंसर इज पाई। हेडिंग दिस पॉइंट, ओके फाइन, वेरी गुड। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Okay, obviously I explained it little bit in too much depth, but those people who don't know, they will understand, right? So I am thinking about everybody, like those people who already have their basics very clear can fast forward the video. They may not even have to write everything. They may directly feel like, okay, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो ये नहीं रखूँगा. Okay, but 90% students whom I have come across in my life, they usually don't have basic knowledge, so that's why they always miss out the basis. Okay, fine, but anyways, people understood. Okay, let's go to this question. ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो आपके अभी तक जो आपने पढ़ा है ना वो उसके हिसाब से अगर आपने देखा ना, अगर आपने इस क्वेश्चन का कोई अगर मतलब थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं ना, मतलब जो थोड़े रेफरेंस बुक रिफर करते हैं, ये प्रीफर करेंगे वो रिफर करेंगे, ओके, लेकिन थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं ना जो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब जो मैंने अभी तक सर से जो कोई भी पढ़ा मैं वही सोचूंगा, ओके। और थोड़े बच्चे होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन, अरे ये मेरी क्वेश्चन की तरफ देखा था, चार्ज को डिवाइड करना चाहिए, तो फिर वो पीछे जाके आंसर देखेंगे, ओके, और बोलेंगे कि अरे इसमें तो कुछ डिफ्रेंसिएशन मेथड, ये कुछ दिमाग के ऊपर से कुछ बोल रहे हैं, ओके, बट आई विल सॉल्व दिस बाय माय वे ओनली, ओके, एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड, ओके। बट उसका एक्चुअल सोल्यूशन अगर आप किसी भी बुक के ऊपर देखोगे ना तो वो डिफरेंट भी होता है, मतलब वो डिफ्रेंसिएशन के हिसाब से, तो वो भी आपको मैं बाद में बताता हूँ कैसे होता है। ओके, तो इसका मैं आपको आंसर पहले मतलब क्वेश्चन आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या है वो। चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक चार्ज है आपके पास, एक चार्ज है जिसको आपने दो पार्ट में हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक 100 कूलम का चार्ज है, ओके, तो इसको आपने लेट्स से 20 80 ऐसा कुछ डिवाइड कर दिया, व्हाटएवर इट कैन बी, आई डोंट नो, ओके, व्हाटएवर इट कैन बी, ओके। तो ऑब्वियसली अगर एक को अपने 20 में डिवाइड किया तो उसको आपने क्यू बोला, तो दूसरा होगा 80, मतलब 100 माइनस 20, राइट, मतलब जो ये कैपिटल क्यू है उसके में से आप स्मॉल क्यू निकाल दो, ओके, इसका मतलब ऐसे होता है, देखो 100 में से ये क्यू, इसको आपने क्यू बोला ना, तो 100 में से क्यू निकाला तो दूसरा होगा, ओके। तो ये बोल रहा है कि अ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेट्स से दिस इज क्यू, एंड दूसरा एक इसका क्यू निकाला मैंने, क्यू निकाला ऐसा, ये क्यू निकाला, तो ये बनेगा क्यू माइनस में से क्यू ये निकाला, तो ये आपका ऐसा बनेगा, ओके, ये आपका ऐसा बनेगा,
ओके सर, अब इतना भी मत करो सर। ओके यस फाइन। देखो आई होप पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। सी क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस क्यू। ओके डन। जैसे बर्गर होता है ना, तो उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा निकालते हो वैसे। ओके अभी ये बोल रहा है एन आर केप्ट एन आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। अच्छा तो हम लोगों ने डिस्टेंस अपार्ट रख दिया इसको। ओके फाइन डन वेरी गुड। ओके द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। फोर्स इन दोनों के केस में मैक्सिमम कब होगा ये पूछा है। ओके इफ द टू पार्ट्स हैविंग द फॉलोइंग चार्ज। तो देखो वो बोल रहा है कि इन दोनों के केस में फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो आपको चार केसेस उसने दिए। एक केस में बोल रहे हैं दोनों के ऊपर आधा आधा चार्ज करके Q by 2 Q by 2 Q by 2 Q by 2। ओके ऐसे फर्स्ट केस आई डोंट नो विल सी। ओके हमें तो सब कुछ ये करना है सॉल्व। ओके सेकेंड केस Q by 4 तो क्वार्टर निकाला उसमें से। अच्छा ठीक है Q by 4 तो ऐसा निकाला चार्ज इतना, और इसमें से 3Q by 4। तो ये मैं पूरा चार्ज ऐसा समझ के जा रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या तो ये आपका 3Q by 4 हो गया। अरे सर ओके सर ओके नाइस, क्योंकि आपने चार हिस्सों में से 3 हिस्से यहाँ पे रखे देखो, और बाकी का एक हिस्सा इधर गया चार्ज का। पूरा चार्ज था ना उसके ऊपर पूरा हिस्सा, तो इसमें से ऐसे पूरा चार्ज था। चार्ज 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 चार्ज। ओके फाइन 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 सर हो गया। ओके तीसरी केस में Q by 3 और 2Q by 3। ओके सर अभी ये कैसे आप कट करोगे। दिस विल कट लाइक अ फैन राइट। तो ये हो गया Q by 3 और ये हो गया आपका 2Q by 3। ओके दो हिस्से और ये हिस्सा 3 हिस्से। ओके Q by 3 2Q by 3। ओके ब्यूटीफुल सर वेरी गुड। ओके वेरी नाइस। फोर्थ केस E एंड Q माइनस सी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अरे ये तो बहुत ही बेकार हो गया। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल रहा है वो। आई होप पीपल अंडरस्टैंड। मतलब E का वैल्यू ले दिया, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया उसने, मतलब एक ऐसा 1.6 × -19। इस पूरे में से उसने सिर्फ एक ही टुकड़ा निकाला, एक ही चार्ज निकाला, और बाकी में से पूरे में से जो है ना वही रखेगा। तो आपके पास अगर बिलियंस ऑफ चार्जेस है तो उसमें से अगर आपने एक निकाल दिया तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो Q माइनस ए अप्रोक्सीमेटली Q माइनस ये वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली Q ही होगा। तो इस केस में आपका चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा? अभी आप ये कैसे करोगे? If some people have referred to some reference books, no, okay, they will say that, sir, this you have to like differentiate, okay, you have to differentiate d by dx, okay, d by dq and d by q into u into v formula and this and that, okay, but we not going to solve by that, okay, हम लोग अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है ना वो देखेंगे। तो इस केस में क्या वेरी हो रहा है? सब केस में डिस्टेंस तो सेम है, सब केस में डिस्टेंस तो सेम है। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आस्क एनीबडी, नो, इफ यू सी एनीबडी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दे विल ऑलवेज सॉल्व दिस क्वेश्चन 100% by differentiation. I am telling you, because that is like the how the people they solve in the back of the book, and the people they exactly follow that thing. Okay, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, because I always love to teach people with basis and easiest way. Okay, whatever you know. देखो चार ऑप्शन में से एक तो ऑप्शन करेक्ट होना ही चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर वो तो करेक्ट तो होना ही चाहिए। ओके नहीं तो जो लोग हम लोग जो ऑप्शन मार्क करके आएंगे वो जाके नहीं तो झगड़ा करेंगे। ओके ओके सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो रहा है? क्या चेंजेस हो रहे हैं? क्या वेरी क्या हो रहा है? पैरामीटर्स चेंज क्या हो रहे हैं? कौन से हो रहे हैं? क्यू के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। कैन यू सी दैट थिंग? पैरामीटर्स सिर्फ आपके क्यू के चेंज हो रहे हैं। तो मतलब फोर्स जो आपका मैक्सिमम होना चाहिए ये तो प्रोपोर्शनल होगा Q1 into Q2। So that means if you see here, then this will be Q by 2 into Q by 2। मतलब इसका आंसर फोर्स होगा ना, इसका आंसर वो होगा Q square by 4। मतलब इनडायरेक्टली आपका आंसर आएगा 1 by 4, मतलब 0.25 आएगा। 1 by 4 मैंने ऐसे सेपरेट लिया, 1 divided by 4 ऐसा सोचा। ओके तो इसका आंसर आएगा 0.25। 1 by 4 is 0.25। You can calculate on your mobile phone, okay, if you want. Okay, 1/4, or you should know the basic like that. Okay, 1 by 4, 1 by 8 like that, 0.125 like that. Okay, so इसका भी फोर्स क्या होगा बोलो चलो। तो इस केस में जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो सबसे एक्चुअली ज्यादा फोर्स दिखाएगा। या सुनो सिंपल कॉमन सेंस। ओके सो यहाँ पे F होगा Q by 4 into 3Q by 4। R तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, 1/4 कॉन्स्टेंट है, मीडियम भी कोई नहीं दिया है, तो मतलब सेम ही केस है। ओके सो ये आपका बनेगा 3/16 Q²। यस सुनो, सो ये आपका फोर्स बनेगा देयरफॉर F इज इक्वल टू ओके प्रोपोर्शनल टू ये कितना होगा 3/16। 16 मतलब 16 ओके सो 0.1 क्योंकि ये डेसिमल हो गया ना 30 ऐसे कर रहा हूँ मैं, वो वाला अंडरस्टैंडिंग। 16 मतलब 16 0 पॉइंट पहले कुछ नहीं इसलिए 0 पॉइंट डालना पड़ेगा। 16 मतलब 16 और 8 और ये आपका 14 हो गया। सो 8 ज़ा राइट 128 96 128 ओके 8
यस 0.18 क्यू स्क्वायर हो गया ये। अरे हाँ सर, ये तो आपको आपने बहुत सही बोला। ओके सो ये आपका आंसर 0.18 हो गया। तो अब तक तो 0.25 ही पड़ा है। ओके वट एवर विल सी, यस सर विल सी एवरीथिंग। फोर्स, इसका आंसर क्या होगा? Q/3 टू Q/3। तो इसका आंसर तो ये भी आपका बनेगा इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ओके 2/9 क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 2/9, सो 0.22 बनेगा। 9 to 18 यस 0.22। फिर भी 0.25 बड़ा है, 22 है, 18 है, 25। अब इसका क्या करोगे भाई? एक ई है और ये Q माइनस ई, तो ई तो बहुत ही छोटा हो गया ना, ये तो बहुत ही, और Q माइनस ई तो Q ही बन गया। तो इसका फोर्स क्या आएगा? थोड़े ऑप्शन डायरेक्टली डी ऑप्शन मार्क करके आएंगे। ओके तो इसका मतलब बहुत ही आसानी है, ई बन गया चार्ज इंटू Q माइनस का मतलब Q बन गया अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स। क्योंकि एक प्रोटॉन निकालने से आप बिलियनर से 1 रुपया निकालने से आप बिलियनर से करोड़पति नहीं बन जाओगे, नहीं तो मिलियनर नहीं बन जाओगे, आप बिलियनर ही रहोगे। और ये बिलियनर भी नहीं, 10⁻13-14 इतने चार्जेस होते हैं, बहुत हाई चार्जेस होते हैं। ओके सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये प्रोपोर्शनल टू 1.6 10⁻−19 हो गया Q। मतलब ये Q का जो पार्ट है ना वो 10⁻−19, इट इज सच ए ह्यूज वैल्यू। ओके दैट इज अ वेरी हाई वैल्यू, सॉरी वेरी मतलब वेरी लो वैल्यू। ओके तो इसका वैल्यू ई के जब आप बहुत ही छोटे वैल्यू को एक बहुत ही बड़े वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आंसर ही छोटा वैल्यू आएगा ना। जैसे 0.0019 और लेट्स से ये है 1 माइक्रोकूलम, तो ऑब्वियसली ये 0.0019 डेसिमल, तो बहुत ही आपका वैल्यू ये होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या ओके सो ये बात आपका बन गया ये आंसर, अंडरस्टैंडिंग? ओके यस यस। ओके सो अभी इस केस में तो ये आपका नेग्लिजिबल बन गया, इनडायरेक्टली नेग्लिजिबल। तो इन चारों केस में आपका करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर ये ऑब्वियसली ये आंसर दिख रहा है, क्योंकि ये आपका रेशियो जो है ना वो सबसे एक्चुअली बड़ा है ना। तो यस आंसर इज Q/2 ईच, दैट आंसर इज करेक्ट। ओके सो इफ यू सर्च एनी बुक नो यू विल नॉट गेट दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके बट दिस इज व्हाट वी स्टडीड राइट, व्हाट इज वेरिंग यू रिफर इट, मतलब उससे ही तो आपका फोर्स वेरी हो रहा है। तो मैंने आपको सिंपल कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके तो चार ऑप्शन में से एक तो करेक्ट होनी चाहिए। तो यू नो लाइक सम इफ यू आस्क मी आई विल नॉट वांट टू डू दिस कैलकुलेशन, मैं ऐसे ही करता था। देखो इसका 2 to the 4 मतलब 1/4, इसके नंबर ही ऐसे लिखते था। इसका आएगा 1/4, इसका आएगा 316, इसका आएगा 29 और इसका आएगा नेग्लिजिबल। ओके तो इसके में से सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा ना। ओके सो ये 0.25 होगा और ये अगर आपने डिवाइड किया तो बहुत ही आसान वे मैंने सॉल्व किया, मतलब कॉमन सेंस ऐसा सॉल्व किया। ओके सो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें आपको क्यू अगर 2 पार्ट में डिवाइड करने के बारे में क्वेश्चन होता है तो डायरेक्टली उसको आधा आधा करो। सो ट्रिक याद रखो कि इसको मैं डायरेक्टली आधा करूँगा, तो जो कुछ भी क्यू है ना उसको हमेशा Q/2 और Q/2 करूँगा ताकि फोर्स मैक्सिमम आए, फोर्स इज मैक्सिमम। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो आपने ये क्वेश्चन किया वैसे तो आएगा नहीं। देखो ऐसे भी आ सकते हैं ना, 100 कूलम चार्ज है तो उसको आप कितने में डिवाइड करोगे? तो 50 और 50 करोगे ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई कि ऐसे क्यू ही आए, शायद 100 कूलम बोल के आ सकता है, नहीं तो शायद 20 कूलम बोल के आता है, तो 10 होगा आंसर। ओके तो याद रखो कि एक्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके वेरी गुड। सो यू विल हैव आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस। ओके ओके अब आप बोलोगे सर वो बुकिश वाला मेथड है वो उसमें कैसे करते हो? ओके वो आपको मैं अभी बताता हूँ कि बुकिश वाले कैसे करते हैं। आई जस्ट रब दिस थिंग। ओके सो दिस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट। तो बुकिश वाले क्या करते हैं ना मेथड में, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत आपका मैथ्स पता होना चाहिए। ओके सो इफ यू आर फैमिलियर विथ योर मैथ्स, इफ यू नॉट देन प्लीज वॉच वन ऑफ माय मैथ्स वीडियोस ओके अबाउट बेसिक डिफरेंशिएशन एंड ऑल। ओके ओके सो अभी ऐसे होगा, देखो ये ऐसे होगा। हाँ इसमें आपको मैं बताता हूँ कि मैथ से आप ये कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके सो जब भी आपका एक केस आता है ना तो आपका क्या आप चेंज कर रहे हो? आप चार्ज चेंज कर रहे हो ना। देखो आपने चार्ज ज़्यादा लिया तो क्यों चेंज होगा? तो फोर्स आपका मैक्सिमम होना चाहिए, फोर्स आपने बोला उसने मैक्सिमम, और चार्ज आपका वेरी कर रहा है। ओके सो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? Q और इंटू Q माइनस Q राइट, इसके प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो वेरिएबल के साथ। सो ये जो वेरी है ना उसके साथ हमेशा डिफरेंशिएट। तो याद रखो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें आपका फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है और आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मैक्सिमम करने को बोलती है तो हमेशा उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट करो। तो ये आपका बनेगा UV फॉर्मूला, ये आपका बनेगा U और ये आपका बनेगा V। तो UV अगर आपको जो बच्चों को UV पता नहीं है तो उसको मैं थोड़ा UV बताता हूँ। ओके ओके एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट मैथ्स पार्ट बट स्टिल आई टेल यू व्हाट दिस UV फॉर्मूला। If some people students they don't know then don't worry।
तो यूवी का फॉर्मूला ऐसे बनता है, देखो यूवी होता है ना जो फॉर्मूला, वो ऐसे बनता है यू वी डैश प्लस वी यू डैश, मतलब इसका मतलब ऐसे होता है, देखो पहले यू है ना वो ऐसे ही रखो, वी को डिफ्रेंशिएट करो, तो ये ऐसे देखो यू वैसे ही रखो, वी को डिफ्रेंशिएट करो, तो कैपिटल क्यू तो टोटल हो गया, वो तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका आंसर 0 आएगा। और इसका प्लस अब v वैसे ही रखो और अभी u को डिफरेंशिएट करो, मतलब पहले ये को डिफरेंशिएट करो, ये ऐसे रखो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, ये ऐसे रखो, मतलब ऐसे रहे, आगे पीछे भी आप कर सकते हो, इससे कुछ नहीं, ये पहले लिख सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो। सो ये dq बाई dq होगा, तो dq कैंसर, तो इसका आंसर आएगा q, और q का डिफरेंशिएशन q कैंसिल हो गया 1 होगा। ऐसे याद रखो डिफरेंशिएशन ऑफ x का होता है वैल्यू 1 होता है, ओके। और अगर कोई कांस्टेंट ऐसा है ना तो वो आप नेगेटिव साइन सेपरेट रख सकते हैं ऐसे, और डी क्यू का बाई मतलब डी क्यू अपॉन डी क्यू आंसर 1 होगा, वैसे बोल रहा हूँ, ओके। तो प्लस ये देखो डी क्यू बाई डी क्यू ऐसे, ओके। और अगर आपका ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, तो के आपका बाहर आता है, और ये आपका आंसर के डी एक्स अपॉन डी एक्स बन के 1 बनेगा ऐसे, तो ये आपका के क्यू हो गया, मतलब -1 अगर है तो -1 बाहर आएगा, तो ये ऐसे माइनस, और क्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो -1, ओके। तो ये आपका आंसर बनेगा, सो माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये आपका बनेगा क्यू माइनस 2q बनेगा, और ये आपको जब ऐसे करते हैं ना तो डी एफ बाई डी एक्स को 0 करते हैं, और इससे आपका आंसर आएगा, सो क्यू माइक इक्वल टू 2q, क्योंकि 0 किया तो ये इससे आ गया, सो क्यू का वैल्यू आएगा q बाई 2 ईच। समझ में आएगा, समझ में आया? तो आप लोग देख सकते ईच क्यू, तो क्योंकि अगर आपने ये q बाई 2 यहाँ पे भी डाल दिया q बाई 2, तो ये भी आपका आंसर आएगा q माइनस क्यू बाई 2 ना, सो 2q माइनस क्यू मतलब q बाई 2 ही आएगा, तो एक q बाई 2 तो दूसरा भी q बाई 2 ही आता है, ओके। तो ये आपको थोड़े जिनको मैथ्स का कुछ भी पता नहीं, तो अगर आपने मेरी मेथड भी सॉल्व किया होता ना, मतलब मैं सोचता हूँ वैसे वेरिएबल के हिसाब से, तो भी आपको आंसर मिलता था। पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके, आई एम pretty much sure people will be impressed, right? Because the thing is that this is the bookish method. Bookish people will always solve this way, okay? I'm telling you. You can see any people, any solving this video, okay? After me, if they are solving, that means they must have copied me, okay? But great, okay? People have understood this thing, okay? वो लोग जब कॉपी करेंगे ना तो मेरा ही कॉपी करेंगे, ओके। तो आप हमेशा याद रखना कि जो मेरे ट्रिक्स मैंने दिए, अगर वही बंदा अगर अपने खुद बोल रहा है, मतलब तो आप सोच ही लोगे कि वो मेरे ही होंगे, ओके। ओके, डन, फिनिश्ड, ओके। या यू कैन मेक आउट द टाइमिंग एंड ऑल नाउ, यू कैन सी दैट थिंग, ओके। फिनिश, डन, ओके, फाइन, ग्रेट, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ओके। सो विद दिस विल वाइंड अप देन दिस क्लास, ओके। हाँ, मुझे और एक क्वेश्चन है क्या? हाँ, नहीं है, नहीं, वो ये था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज थी, अरे हाँ वो लास्ट पेज थी, यस 10 क्वेश्चन है, सो या ओके, फाइन। सो विल वाइंड अप दिस क्लास, ओके, थैंक यू।